इंद्र कुमार और केमिस्ट्री एजुकेटर और हमारे साथ है अभिनव झा सर। कैसे हैं सर आप बताइए। बस सर एकदम बढ़िया धमाकेदार और एकदम मजे में। आप बताइए सर, क्या हाल चाल है? मेरा भी सब बढ़िया है सर। बच्चों से पूछते हैं बच्चों का क्या हाल चाल है। बिल्कुल, बच्चे काफी अवेट कर रहे थे इस सेशन के लिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन भी है यार। कि अब तो एक्चुअली हमें थोड़ा बहुत ब्रांच सिलेक्शन, जो बच्चे 2022 भी लिखने वाले हैं यार, अभी से सर उनके दिमाग में ये चीज रहना चाहिए कि मुझे क्या लेना है। अगर अभी इनफेक्ट से सर नहीं बच्चों के होगा दिमाग तो। में रहता भी है और बच्चे पूछते भी हैं। जी। एकेडमिक सेशन में भी बिल्कुल। आके पूछते हैं कि सर कौन सा ब्रांच बेटर है। और ब्रांच के बारे में जानकारी होनी जरूरी है क्योंकि सर वो लास्ट में नहीं तो सारे बच्चे सोचते हैं कंप्यूटर साइंस ही लेना है। जी जी। क्यों लेना है? क्योंकि उनको लगता है कि कंप्यूटर साइंस में बहुत सारा पैसा है। वो अपना इंटरेस्ट नहीं देखते हैं, बस पैसा देखते हैं। तो जी सर जी। पहले हम अनअकैडमी के बारे में बच्चों को बता देते हैं, उसके बाद हम ब्रांच के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल सर। सर मैंने तो आपको चलो होस्ट गाइस। बना दिया, आप शेयर कर सकते हैं स्क्रीन। श्योर श्योर। तो चलिए गाइज, आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं धमाकेदार अंदाज में। और एक सेकेंड गाइज। अभी शायद स्क्रीन शेयर शो नहीं हो रहा होगा। ये क्या हो गया? ओके, ठीक है। यस, और ऑल गुड राइट नाउ। एकदम बढ़िया है। और बच्चे, आप सभी लोग आ जाइए फटाफट, इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ जाइए। और आप लोग सब्सक्राइब जरूर करना गाइज इस चैनल को, क्योंकि तभी आप कमेंट कर पाओगे और तभी हमसे आप क्वेश्चंस पूछ पाओगे, राइट? तो चलिए। तो गाइज, आज का सेशन है ब्रांच सिलेक्शन हैक्स। ठीक है, ब्रांच कैसे सिलेक्ट किया जाए बाय टॉप एक्सपर्ट्स। एंड वन बाय वन वी विल बी। यस सर, आगे बढ़िए। जी। यस। तो गाइज, हाँ, तो गाइज ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है अभिनव झा। आई एम बीटेक फ्रॉम एनआईटी नागपुर। हैव मेंटर्ड मेनी टॉप रैंक्स इन जेईई मेंस इन एडवांस्ड। एंड ऑब्वियसली गाइज, मेरे पास मोर देन 5 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है मैथमेटिक्स का, है ना। एंड ऑल्सो आई होल्ड एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 698 इन गेट। हमारे साथ हैं मिस्टर विजेंद्र कुमार सर, जो बीटेक एंड एमटेक हैं फ्रॉम एनआईटी हमीरपुर। केमिस्ट्री एक्सपर्ट फॉर मोर देन 4 years एंड वन ऑफ द टॉप काउंसलर्स ऑफ द कंट्री। ठीक है। तो यार, ये है सर, रहा सर का थैंक यू ब्रीफ सर, इतनी अच्छी इंट्रोडक्शन। तारीफ करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जहाँ तारीफ करने की चीज होती है, जरूर करनी चाहिए सभी को, है ना। एंड डेफिनेटली दैट इज ड्यू। ओके, चलिए। तो गाइज, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं फटाफट। और सुपर जेई का, मेरा और सर का भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है यार कि ज्वाइन करिए और सारे अपडेट्स पाइए और धमाकेदार ऑफर्स का फायदा उठाइए। तो ये रहा हमारा आइकॉनिक और प्लस का प्लान गाइज। तो आप लोग गाइज देखो यार, अभी चल रहा है पूरा ऑनलाइन का जमाना। और भगवान करे ओमरी ओमरिकॉन वापस से ना आए, मतलब इंडिया में फैले ना। तो ये भी पर हम लोग को बैक ऑफ द माइंड ये मान के चलना है कि कुछ भी हो सकता है। और हमें डिसीजन लेना है 1 साल नहीं, 2 साल का, या फिर जितने भी साल हम प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं। तो यार, उस चीज के लिए अनअकैडमी पे आपको पता ही है, कोटा के टॉप एजुकेटर्स आ चुके हैं, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर आ चुके हैं। और तो साथ ही गाइज साथ बच्चों, आइए अगर आप लोग आपको भी। आइकॉनिक लेना है तो यू विल गेट द पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड टेस्ट एनालिसिस। और प्लस तो आपको मिल ही रहा है जहां पे लाइव क्लासेस, टेस्ट, वीकली टेस्ट, कंप्लीट अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइज, ये सारी चीजें आपको करनी है। लाइव क्लासेस और वीकली टेस्ट भी आपको मिलेगा इस प्लेटफॉर्म पे। प्राइजेस की बात कर ली जाए सर, तो ये रहा प्राइस का। जो आप बच्चों के साथ प्लीज शेयर करिए। बच्चे यूज कर सकते हैं एजे लाइव या फिर विजेंद्र कोड, और आ सकते हैं प्लस या फिर आइकॉनिक पे।
डेफिनेटली डेफिनेटली। तो 3 महीने का प्लस का हमारा है आफ्टर यूजिंग द बिजेंद्र और एज लाइव कोड, 3 महीने का 17,000, 6 महीने का 27,000, 12 महीने का 38,000, 24 महीने का 55,000, 30 महीने का 59,000। आइकोनिक की बात करोगे 6 महीने का 34,000, 12 महीने का 58,000, 18 महीने का 72,000 और 24 महीने का 90,000। ठीक है, तो ये प्राइस की पूरी डिटेल्स है। तो आप बिल्कुल एज ए तो लाइव आपने या बिजेंद्रा कोई भी कोड लगा के आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस, और आप हमारे बैचेस में भी आ सकते हैं। हमारा ड्रॉपर टू टॉपर बैच चल रहा है, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दैट बैच। और आपके लिए बहुत सारे नए नए बैचेस भी शुरू हो रहे हैं, उन सभी बैचेस के बारे में भी अभी थोड़ी ही देर में आपको हम बताने वाले हैं। बिल्कुल, तो बच्चों जल्द से जल्द आइए। ओके, नेक्स्ट, ये सारे अमेजिंग बैचेस हैं गाइस जो ऑलरेडी आपके लिए लॉन्च्ड है। कुछ बैचेस और कुछ बैचेस आगे जाने के बाद लॉन्च होंगे, लाइक रैपिड, स्ट्राइकर, एक्सेलेंस, स्ट्राइकर बैच, एज 2.0 और एक्सेलेंस। ये सारे अमेजिंग बैचेस आपके सामने आएंगे अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे, तो जरूर जरूर जल्द से जल्द 3 बैच बच्चों आपको आपके लिए कल शुरू, परसों शुरू हो रहा है, 15 तारीख को 3 बैच शुरू हो रहा है। एज फॉर जेई मेन एडवांस 2023, रैपिड रिवीजन बैच, स्ट्राइकर बैच एंड ओके स्ट्राइकर बैच। 3 बैचेज आपके लिए शुरू हो रहे हैं परसों 15 तारीख को। ठीक है, और पूरी डिटेल्स आपको यहां पे दी गई है। 5 जनवरी को भी एक बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है। बिल्कुल, और दीज आर द चैंपियंस फ्रॉम अनअकैडमी जिन्होंने जेई एडवांस 2021 में अपना परचम लहराया है, और आप भी इन बच्चों में शामिल हो सकते हैं अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करके। आप देख सकते हैं कि आईआर 2021 34 75 131 143 197 204 245 265 284 एंड सो ऑन। ये हमारे टॉप 500 में अनअकैडमी के रैंकर्स हैं। बिल्कुल, और आप इस फॉर्म को फिल करके, अगर आपकी भी रैंक अच्छी आई है, आप अनअकैडमी से पढ़ाई किए हैं, तो आपका भी फोटो पीछे वाले स्लाइड पे आ सकता है। ठीक है, आईटीजेई कॉम्बैट में पार्टिसिपेट कीजिए एवरी संडे 11 बजे से, 60 मिनट में 21 क्वेश्चंस, और प्रैक्टिस आईटीजेई क्वालिटी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द रीसेंट सिलेबस ऑफ आईटीजेई मेंस एंड एडवांस। Questions created by the top educator, detailed video solution by the top educator, get real time all India rank, and also you will get the scholarship of 100% if your rank is in between 1 to 3, और अगर आपकी रैंक 4 से 10 है तो 75, 11 से 50 में 50%, 51 से 150 में 25%। You can use a code Bizendra or AJ Live to enroll for free। अनअकैडमी सुपर 20 अपने आप में एक यूनिक अपॉर्चुनिटी आप सभी बच्चों के लिए, जहां पर इन पर्सन बुट कैंप में आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। टॉप 500 रैंकर्स को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। यू कैन इनरोल बाय यूजिंग द कोड एज लाइव और बिजेंद्रा। यू विल ऑल्सो गेट पर्सनलाइज्ड स्कोर बोर्ड एनालिसिस सेशन बाय द टॉप एजुकेटर, पार्टिसिपेट क्रैक एंड विन अप टू 100% स्कॉलरशिप। बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट इज गाइस आपके लिए बूट कैंप बाय टॉप एजुकेटर्स एंड AIR1, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आपके लिए टोटली फ्री रहेगा ये चीज, ऑल एक्सपेंसेस विल बी कवर्ड, और ऑब्वियसली गाइडेंस तो मिलेगी ही आपको टॉप एजुकेटर्स और टॉप रैंकर्स की। साथ ही साथ आप लोग अब डाउट पूछ सकते हो और भी मजेदार अंदाज में, तो आप लोग गाइस आके यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं एंड फ्री डाउट्स पूछ सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा डाउट पूछिए ताकि आपको वाउचर्स मिले वर्थ ₹250। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये अनअकैडमी चैंप्स 2.0 का फ्री टेस्ट है गाइस, तो एक्सक्लूसिव मेंटरशिप आपको मिल सकता है टॉप रैंकर्स एंड टॉप एजुकेटर्स से। तो जल्दी से जल्दी एनरोल करिए यूजिंग कोड एजे लाइव या फिर बिजेंद्र। चलिए सर, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। डेफिनेटली सर। ब्रांच सिलेक्शन हैक्स बाय एक्सपर्ट्स। सो आप सर कुछ पॉइंट्स बताइए कि बच्चों को ब्रांच किन किन चीजों को देखकर सेलेक्ट करने चाहिए। लाइक सपोज कीजिए कि मैं क्लास 12 का स्टूडेंट हूं, आज पूरे सेशन में मैं क्लास 12 का स्टूडेंट बन जाता हूं और आपसे सवाल पूछता हूं। ठीक है, तो क्लास 12 का मैं स्टूडेंट हूं सर, तो मुझे ब्रांच कैसे सेलेक्ट करना चाहिए? मैं कैसे पता लगाऊं कि मुझे रियली यही ब्रांच अच्छा है, मुझे इसी ब्रांच में इंटरेस्ट है? सर समझ में नहीं आ रहा है, कैसे पता चलेगा? सर काफी सारी चीजें हैं, एक एक करके हम लोग ब्रांच वाइज भी डिस्कस करेंगे, जो मैंने आज इस पीपीटी में लेके आया हूं बच्चे के लिए। तो एक एक करके ब्रांच वाइज भी डिस्कस करेंगे, इस ब्रांच के लिए क्या चाहिए, है ना। ईसी लेना है तो उसको क्या चीज में इंटरेस्ट होना चाहिए, और साथ ही साथ उसका प्रैक्टिकल अप्रोच भी बच्चों को दिखाना पड़ेगा कि यार आगे जाके आप ये कर रहे होगे लाइफ में, तो बच्चे को अभी का विजन पता है
मेरी 5 साल बाद 10 साल बाद का विजन नहीं पता है कि क्या होगा, सैलरी पैकेजेस के क्या ग्रोथ रेट्स होंगे, सीएससी में क्या ग्रोथ रेट है, मैकेनिकल में क्या ग्रोथ रेट है ना, आपका एक्सपोजर किस तरह से रहेगा, आप इंडिया या फिर अब्रॉड में जॉब कर रहे होगे, कहाँ कैसे आप कर रहे होगे, गाइस एवरीथिंग वुड मैटर। तो चलिए सर एक बार बच्चों से डिस्कस करते हैं और बच्चों से पूछते हैं कि उनका कंफ्यूजन तो डेफिनेटली रहता ही है थोड़ा बहुत कि वांट टू डू बीटेक। तो सबसे पहले सर बच्चे को ये जरूर जानना चाहिए कि वो बीटेक कर रहा है तो क्यों कर रहा है ना। अल्टीमेटली बीटेक करना जरूरी नहीं है कि यार आप 11th-12th के बाद आपको बीटेक ही करना है, क्या पता आपको 11th-12th में ही आपको पता चल गया मुझे यूपीएससी करना है सर, तो डेफिनेटली वो चीज आपको काफी गाइड करेगी दुलाओ। डेफिनेटली डेफिनेटली सर, तो यही पॉइंट आता है कि बच्चे कैसे पता लगाएं कि उनका इंटरेस्ट इसी ब्रांच में है। तो ये पता लगाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पहले तो उनको सारे ब्रांचेस के बारे में पता चले। कंप्यूटर साइंस क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स कौन किस ब्रांच को बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या पढ़ना होता है, 4 साल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने के बाद वो कहाँ जॉब करेंगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स क्या करते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स क्या करते हैं, सिविल इंजीनियर्स करते क्या है, केमिकल इंजीनियर क्या करते हैं, प्रोडक्शन वाले इंजीनियर क्या करते हैं, सिरामिक वाले इंजीनियर क्या करते हैं, मेटलर्जी वाले इंजीनियर क्या करते हैं। ये चीजें अगर बच्चों को पता चल जाए तो शायद वो काफी आसानी तरीके से डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा ब्रांच उन्हें लेना चाहिए। लाइक फॉर मैकेनिकल इंजीनियर आपको इन जनरल बच्चों को एक बेसिक आइडिया जरूर रहता है कि मैकेनिकल इंजीनियर का मतलब है कि वो कार बनाते होंगे, ठीक है। कंप्यूटर साइंस वाले कंप्यूटर के फील्ड में काम करते होंगे, कंप्यूटर चलाते होंगे, कंप्यूटर बनाते भी होंगे, ऐसा उनको लगता होगा। अभी मैं क्या बात कर रहा हूं, जो बच्चों को लगता होगा, ठीक है। एक्चुअल क्या है, रियलिटी क्या है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये जो 12th, अगर मान लो कि मैं 12th का स्टूडेंट हूं, तो एक 12th का स्टूडेंट, क्लास 12th का स्टूडेंट क्या सोच रहा होगा उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में उसको लगता होगा कि यहां पर हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में कुछ इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में पढ़ रहे होंगे, इलेक्ट्रिकल सर्किट पे हम काम कर रहे होंगे। तो ये चीजें बच्चे सोचते हैं, तो ये तो बच्चे सोचते हैं, लेकिन रियलिटी क्या है उसके बारे में हम आज के इस पूरे सेशन में बात करेंगे। तो ये ब्रांचेज की लिस्ट है सर, एक एक करके बताएंगे आपको। तो ये सारी ब्रांचेस तो बच्चों को आइडिया रहता है, ये सारी सर ये फेवरेट ब्रांचेस होती हैं और इनको कहना भी गलत नहीं होगा कि ये 6 ब्रांचेस हैं जो जनरली बच्चे प्रेफर करते हैं। इसमें आप मानोगे कि 80 to 90% इंडिया के बच्चे जो है जो इंजीनियरिंग करते हैं वो इन ब्रांचेस से करते हैं। आज की डेट में आप ये कह सकते हो, और बहुत सारे कॉलेजेस में यही सारे ब्रांचेस भी अवेलेबल होते हैं डिपेंडिंग अपॉन आप किस सिटी में हो, स्टेट गवर्नमेंट का कॉलेज है या प्राइवेट कॉलेज है, तो डिपेंडिंग अपॉन एवरीथिंग ये सारी चीजें हैं जो बच्चों के सामने ऑब्वियसली आते हैं। साथ ही साथ गाइस आपके लिए कुछ लोअर ब्रांचेस भी होते हैं, तो वो लोअर ब्रांचेस आज की डेट में जो फेवरेट है वो केमिकल हो गया, मेटलर्जी हो गया, इंजीनियरिंग, फिजिक्स, एरोनॉटिकल, एरोस्पेस। आज की डेट में एरोनॉटिकल और एरोस्पेस को लोअर ब्रांचेस कहना खराब नहीं होगा, इसीलिए मैंने अदर ब्रांचेस कहा है। लोअर ब्रांचेस किसी को नहीं कह सकते, किसी में धमाकेदार प्लेसमेंट हो सकता है ना। तो ऑब्वियसली यार किसी को किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, किसी का इंटरेस्ट किसी में है तो डेफिनेटली आप एग्रीकल्चर करके भी लोग 1 करोड़ के पैकेज लेते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा ब्रांच है जिसको काफी लोग प्रेफर करते हैं, तो डेफिनेटली स्कोप तो सभी में है, पर वही है कि आपको इंटरेस्ट और स्कोप दोनों चीज का एक मिश्रण करना पड़ेगा। स्कोप एंड इंटरेस्ट ये दोनों चीज को प्रॉपर वेटेज देना पड़ेगा, जिसमें इंटरेस्ट इज मोर इंपॉर्टेंट विच आई फील। तो चलिए गाइस एक एक करके एक एक ब्रांचेस के बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो आइए सबसे पहले सर कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कशन करते हैं कि किस बच्चे को कंप्यूटर साइंस लेना चाहिए, कंप्यूटर साइंस किस बच्चे को लेना चाहिए। तो यार सबसे इंपॉर्टेंट है यार कि अगर बच्चा 10th 11th 12th में कोडिंग कर रहा है या उसने कहीं से कोडिंग की है या सीखा है तो उसमें उसको इंटरेस्ट आए। करते तो बहुत लोग हैं 11th-12th में, बहुत लोग C++ लेते हैं पर मजा नहीं आता बहुत लोगों को, और फिर जबरदस्ती क्योंकि शर्मा जी का बेटा ले रहा है तो गुप्ता जी का बेटा कंप्यूटर साइंस ले रहा है, तो भैया ने वहां से करके इतना पैकेज ले लिया था, तो इस चक्कर में वो घुस जाते हैं कंप्यूटर साइंस में। तो डेफिनेटली अगर आपने एक बार कोडिंग किया है तो आपको जरूर समझ में आएगा कि आपको मजा आया कि नहीं,
वर यू इंटरेस्टेड और नॉट, क्या आपको उस दौरान इंटरेस्ट डेवलप हुआ, क्या आपको इसमें जानने की कोशिश हुआ कि यार इसके बाद क्या होगा, कोडिंग क्यों कर रहे हैं, इन एंड आउट आपको समझना पड़ेगा। जस्ट रटने वाले अंदाज से चीजों को करोगे तो फिर बिल्कुल फंसोगे, क्योंकि कोडिंग इज समथिंग यार, आप समझो, अच्छा ये मैंने सॉफ्टवेयर बनाया तो इसका आउटपुट कैसे दिखाई दे रहा है, अच्छा वेब डिजाइनर्स क्या बैकएंड में काम करते हैं कि फ्रंट एंड में काम करते हैं, और ये सारी चीजों के करने से हमारा आउटपुट किस तरह से नजर आएगा। तो एप्लीकेशन बेस्ड काम करोगे, समझोगे, या कहीं आगे जाके आप थर्ड सेकेंड ईयर में जब इंटर्नशिप्स भी करोगे तो आपको ऑब्वियसली प्रैक्टिकल आउटपुट ज्यादा दिखाई देगा। बट 11th 12th और जब आप इस फेज में हो, जब आप एडमिशन लेने के फेज में हो, तो जरूर आप लोग एप्लीकेशन जरूर सोचना कि क्या होता है, तभी जाके आपको उसका मजा आएगा समझ में। अभी मेरे कहना बहुत आसान है कि आपको C++, जावा, पाइथन पसंद होना चाहिए, बट क्या रियली आप उससे आउटपुट निकाल पा रहे हो, क्या आपको समझ में आ रहा है कि इसका क्या यूज है। तो डेफिनेटली अगर आपको कोडिंग और इन शॉर्ट इस टेक्निकल वर्ल्ड में इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली आप CSE ले सकते हैं। यस सर। यस सर, डेफिनेटली। एक तो आपने एक बात कहा कि जो बच्चे 11th 12th में C++, जावा, पाइथन लेके पढ़ते हैं उनको पता चल जाता है कि उनको कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है या नहीं है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, कुछ नहीं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके सिलेबस में कंप्यूटर साइंस होता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि जो बच्चे 11th 12th में कंप्यूटर साइंस पढ़े हुए हैं, C++, जावा, पाइथन पढ़े हुए हैं, वही आगे जाके कंप्यूटर साइंस के फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। ठीक है, अगर आपने क्लास 11 12th में कंप्यूटर का कुछ भी नहीं पढ़ा है, लेकिन आपकी लॉजिकल थिंकिंग अच्छी है, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन के सवाल आप मजेदार तरीके से सॉल्व करते हैं, उसमें आपको मजा आता है, कैलकुलेशन में मजा आता है, सोचने में मजा आता है, तो आपको कोडिंग पसंद आएगा। ठीक है, थोड़े टाइम बाद आपको कोडिंग पसंद आने लगेगा। तो ये भी चीजें हैं जरूर। तो जो बच्चे, जैसे सर ने बताया कि जो बच्चे 11th 12th में कोडिंग करते हैं उनको तो पता चल जाता है कि उनको इंटरेस्ट है या नहीं है, जो नहीं करते उनको पता नहीं चल पाता है। तो उनके लिए ये 3 पॉइंट लिखा गया है कि अगर 11th 12th में आपने कोडिंग नहीं किया, आपके सिलेबस में नहीं था, देन यू थिंक कि आपको परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग में कितना मजा आ रहा है। ठीक है, अब ये तो एक बेसिक बात हो गई कोडिंग की। अगर मान लो कि आपको कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है, C++, जावा, पाइथन में इंटरेस्ट नहीं है, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या इसके बाद भी आप कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं। आंसर है यस, आप ले सकते हैं। तो उसके बाद जो इनके अलावा चीजें होती है, जैसे वेब डेवलपमेंट होता है, एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट होता है, हो सकता है आपका इंटरेस्ट इन फील्ड्स में हो, वेब डेवलपमेंट में हो, एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट में हो, तो उसके बाद भी आप कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट कॉलेज के सिलेबस में नहीं होता है, और साथ ही साथ जब कंपनीज प्लेसमेंट के लिए आती हैं तो आपकी वेब की नॉलेज और एंड्रॉयड की नॉलेज नहीं देखेगी, वो आपसे कोडिंग के सवाल ही पूछेगी। जैसे IIT में जाने के लिए 3 चीजें रिक्वायर्ड होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। ठीक है, अगर ये आपको आएगा तभी आप एग्जाम क्रैक करेंगे और तभी आपका एडमिशन IIT NIT में होगा। उसी तरह से किसी भी कंपनी में प्लेसमेंट लेने के लिए, घुसने के लिए आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की जरूरत होती है, C++, जावा, पाइथन, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम की जरूरत होती है। ठीक है, मैंने एक कहीं देखा था, शायद या पढ़ा था, उसमें कोई बोल रहा था कि हमें कॉलेज में जो पढ़ाया जाता है, नहीं ऐसे नहीं था, ऐसे था कि जो हमें इंटरव्यू में पूछा जाता है, जो एग्जाम में कंपनीज के इंटरव्यू में पूछा जाता है, कंपनीज के एग्जाम में पूछा जाता है, प्लेसमेंट एग्जाम में पूछा जाता है, वो कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है, और कंपनी में जाने के बाद जिस पे काम करना होता है वो इंटरव्यू में नहीं पूछा जाता है। कंपनीज में जाने के बाद जिस चीज की ट्रेनिंग होती है उसका काम में कोई यूज नहीं होता है। ऐसे करके रिलेशन था। मैं इसको एलोबरेट करता हूं थोड़ा। कहने का मतलब यह है कि आपकी कंपनी में घुसने के लिए आपको C++, पाइथन, जावा, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम की जरूरत है। जब आप घुस जाएंगे तो आप किसी और लैंग्वेज पे काम करेंगे, किसी और प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, वो सीखेंगे। ठीक है, और यही बात आती है कि ये जितनी भी चीजें हैं, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग,
कॉलेज में आपको C++ तो पढ़ा दिया जाएगा, बट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कॉलेज आपसे नहीं करवाएगा। कंप्यूटर साइंस में आपको और भी सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर, कंप्यूटर नेटवर्क्स, ये सब चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इवन, ठीक है। तो ये सब आपसे कंपनीज नहीं पूछेंगी, कंपनीज का फोकस होगा कोडिंग पूछेंगी आपसे, कोडिंग के सवाल पूछेंगी, ठीक है। तो कोडिंग क्या है? बेसिकली कोडिंग आपका बेस बनाता है, और वही बेस यूज करके फिर आप फर्दर कंपनीज की जो भी रिक्वायरमेंट होती है उस पे आप खड़े उतरते हो। कुछ नया भी सीखना होता है तो आप सीख लेते हो, क्योंकि वो इन्हीं सबसे रिलेटेड होता है, ठीक है। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ क्यों पढ़ाया जाता है आपको? क्योंकि कॉलेज में जाने के बाद जो भी ब्रांच की आप पढ़ाई करते हैं उसमें कहीं ना कहीं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का थोड़ा थोड़ा पार्ट यूज होता है। जैसे कंप्यूटर साइंस में भी आपका मैथ्स का पार्ट यूज होता है, मैथ बहुत यूज होता है। आप आगे हम लोग बात करेंगे, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में फिजिक्स बहुत यूज होता है, मैकेनिकल में फिजिक्स यूज होता है, केमिकल में केमिस्ट्री यूज होता है, ठीक है। तो इसी तरह से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपको पढ़ाया जाता है। तो एक ओवरव्यू लगा होगा, आइडिया लगा होगा आपको कि कंप्यूटर साइंस क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चों यार देखो, बहुत लोग जो पढ़ लेते हैं उनको ऑलरेडी आइडिया हो जाता है कि मुझे लेना है कि नहीं। जैसे मैंने C++ पढ़ा था 12th क्लास में, और मुझे बिल्कुल समझ में आ गया कि ये मेरे लिए नहीं बना है, जबकि और मेरे को पीएनसी और प्रोबेबिलिटी में भी मेरे को कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था। तो ये सारी चीजें वो टिक मार्क कर रही थी मेरे को 12th क्लास में। मेरा मैथ स्ट्रांग था, बट पीएनसी प्रोबेबिलिटी से मैं थोड़ा सा बच के ही रहता था। खैर अभी मेरा ऑब्वियसली मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगता है ये टॉपिक्स, एंड अभी मेरा काफी अच्छा पकड़ हो गया इन टॉपिक्स में। बट जब मैं 12th में था तो दैट पॉइंट ऑफ टाइम यार आई वाज रियली रियली अफ्रेड ऑफ दीज टू टॉपिक्स, और इसीलिए आई ऑब्वियसली वाज नॉट एबल टू चूज, और मेरे को पता था कि मेरे लिए कोडिंग नहीं बना है। कॉलेज में भी जब मैं गया तो भी मेरे को उतना मजा नहीं आया जब मैंने फर्स्ट ईयर में सीखा। हाँ, बट ऑब्वियसली काम चलाओ तो आता ही था, क्योंकि मैं 12th में सीख के आया था, तो ऑब्वियसली कोई दिक्कत नहीं हुई। बट अल्टीमेटली यार देखो, बहुत बच्चे होते हैं जो 11th-12th में नहीं लेते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट एक्स्ट्रा बर्डन, है ना। C++ लेने से थोड़ा बर्डन हो जाता है यार, पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप जाएंगे और बोर्ड में आपको 70-80 नंबर मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। पढ़ाई करना पड़ता है, और बहुत बच्चे एक अच्छा डिसीजन भी लेते हैं कि 12th में वो C++, जावा वगैरह चीज नहीं लेते। वो भी एक अच्छा डिसीजन होता है कि आप जेई पे फोकस करें और इन 5th सब्जेक्ट पे 4th सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस ना करें। तो उन बच्चों के लिए अगर डिसाइड करना में डिफिकल्टी हो रहा है तो गाइज आप ये 3 टॉपिक्स देख सकते हो। परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो है 12th क्लास में आप 11th क्लास में पढ़ते हो, प्रोबेबिलिटी 11th-12th में पढ़ते हो। इन शॉर्ट लॉजिकल रीजनिंग, सुडोकू वगैरह, पजल सॉल्विंग आप लोग जो करते हो न्यूज़पेपर में, वो सारी चीजें अगर आपको पसंद है तो आप घुस सकते हो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के टुवर्ड्स, है ना। एंड आईटी, कंप्यूटर साइंस, या फिर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आप ले सकते हो। अभी फील्ड्स हैं कंप्यूटर साइंस से कि अभी डिजिटल मार्केटिंग है। आपको अगर सोशल मीडिया से प्यार है, सोशल मीडिया आपको काफी अट्रैक्ट करता है, आप जानना चाहते हो कि कैसे काम करता है गूगल, कैसे काम करता है यूट्यूब पे किसी किसी बंदे के ज्यादा व्यूज क्यों हैं, आप देखोगे। अभी आप सर्च करो जाके कि हाउ टू गेन मोर व्यूज ऑन यूट्यूब वीडियोस, आपको ऐसे बच्चे मिलेंगे जो अभी लगेगा कि ये स्टूडेंट है, क्लास 10th का है, 8 का है, 9 का है, और उसके वीडियोस में बहुत सारे व्यूज होंगे, और आपको धड़ल्ले से बता रहा होगा कि आप टाइटल ऐसे लिखो, आप डिस्क्रिप्शन ऐसे लिखो, ठीक है। तो उसको किसी ने सिखाया नहीं है, कोई पढ़ने ही नहीं गया है वो, ठीक है। उसको इंटरेस्ट है, उस चीज में मजा आता है, तो उसने सीखा है वीडियोस देख के, ऑनलाइन सोर्सेज से। तो अगर ऐसा आपके अंदर भी है, देन कंप्यूटर साइंस इज फॉर यू, क्योंकि आप कंप्यूटर साइंस के एक अलग पार्ट में जा रहे होंगे, डिजिटल मार्केटिंग में जा रहे होंगे, जहां पर मुझे लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग में, क्योंकि मैं खुद डिजिटल मार्केटिंग करता हूं, डिजिटल मार्केटिंग में C++, जावा, पाइथन का कोई यूज नहीं है। तो C++, जावा, पाइथन के बिना भी आप कंप्यूटर साइंस की फील्ड में अच्छा कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये था बच्चों कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के बारे में डिटेल डिस्कशन हमने करा, ठीक है। एंड गोइंग फॉरवर्ड हम लोग अब पढ़ते हैं हाँ, EC, EEE, इनको मैंने एक में डाल दिया है, बट हाँ दोनों तीनों में काफी डिफरेंस है। एंड एक एक करके हम लोग डिस्कशन करेंगे EC, EEE और EEE के बारे में। पर मेजर जो इंटरेस्ट होना चाहिए बच्चों का, जो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड या इलेक्ट्रिकल फील्ड में घुसना चाह रहे हैं, वो आपके सामने है, आपके स्क्रीन के सामने है बच्चों।
कि आपको ऑब्वियसली जो 12th क्लास में जो फिजिक्स होती है वो 12th की फिजिक्स इन जनरल पसंद होनी चाहिए। पसंद होनी चाहिए, exactly. 12th की फिजिक्स आपको अच्छे से आनी चाहिए। जैसे कि आप एक चैप्टर पढ़ते हो, सबसे बोरिंग चैप्टर बच्चे मानते हैं एक्चुअली सेमीकंडक्टर्स, क्योंकि ज्यादा मतलब उसमें अच्छे से समझाया नहीं है शायद नहीं NCERT जाता, में। मतलब पढ़ाया नहीं जाता है, ये कहेंगे पढ़ाया कि भी नहीं पढ़ाया जाता नहीं जाता है। और जब तक टीचर नहीं पढ़ाएगा आपको किसी भी सब्जेक्ट में मजा नहीं आएगा, किताब पढ़ के आप बिल्कुल नहीं समझ सकते हो। नहीं समझ हाँ, पाओगे अगर थोड़ा इंटरेस्टिंग सा भी है सर। डिफरेंस है। मतलब मुझे याद है कि फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे कॉलेज में बहुत सारे बच्चों की सप्ली लग गई थी। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा सब्जेक्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, पहले ही सेमेस्टर में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल वालों को भी पढ़ना होता है, कॉमन होता है। जी जी और जी शायद मैकेनिकल वाले भी पढ़ते हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि जिसमें आपको बेसिक नॉलेज दिया जाता है, डायोड क्या है, ट्रांजिस्टर क्या है। तो ऐसे बहुत टफ हो जाता है, जो बच्चे 11 12 में सही से नहीं पढ़ के जाते हैं ना, उनके लिए टफ हो जाता है, क्योंकि वहां पे टीचर्स ज्यादा बेसिक बताते नहीं है। वो तुरंत चले जाएंगे मैथमेटिक्स पे, तुरंत चले जाएंगे ग्राफ पे, फिर हालत खराब होती है। जो हाई लेवल के टीचर है ना, अच्छे टीचर है, वो आपको बेसिक में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि व्हाट इज सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी क्या होगी, वो नहीं बताने वाले आपको। वो नहीं बताने वाले हैं कि जैसे हम सिलिकॉन क्यों ज्यादा यूज करते हैं, जर्मेनियम क्यों नहीं यूज करते हैं। वो डायरेक्ट जंप कर जाएंगे, डायरेक्ट जंप करेंगे बैंड गैप पे, उसका डेरिवेशन करेंगे। वो डायरेक्ट डिफ्यूजन करंट और एक और करंट होता है, उसका डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, तो वहां पे बच्चों की हालत खराब होती है। जो बच्चे 11 12 में अच्छे से सेमीकंडक्टर नहीं पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स ले लेते हैं, उनकी हालत खराब होती है। मैंने अपने आंखों से देखा ये चीज। तो सेमीकंडक्टर अगर आपको अच्छा लग रहा है तभी आप इलेक्ट्रॉनिक्स में जाएं, क्योंकि सेमीकंडक्टर ही पढ़ना है पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स में। आप हर सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट आपका सेमीकंडक्टर का होगा, लास्ट सेमेस्टर तक पीछा नहीं छोड़ेगा, धीरे धीरे एडवांस होता जाएगा। ठीक है, पहले सेमेस्टर में आप डायोड पढ़ेंगे, फिर ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे, फिर मॉसफेट पढ़ेंगे, फिर पता नहीं कौन कौन सा फेट पढ़ेंगे। ठीक है, FET पढ़ेंगे, फिर आगे जाकर आप और फिर आपके पास VLSI के सब्जेक्ट्स आ जाएंगे कुछ कुछ। ठीक है, वहां भी सेमीकंडक्टर्स का आपका यूज होगा। फिर चिप डिजाइनिंग पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना आप स्टार्ट करेंगे, थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के बारे में 1-2 माइक्रो कंट्रोलर पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट्स वगैरह बहुत कम होता है। कम्युनिकेशन भी है आपके अंदर, EC में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो धीरे धीरे आपके पास कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट भी आने लग जाएंगे, जैसे कि मोबाइल कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, रेडियो कम्युनिकेशन। ठीक है, ये सब कम्युनिकेशन वाले सब्जेक्ट आ जाएंगे। एंटीना आपको पढ़ना होगा, एंटीना डिजाइन पढ़ना होगा। ये सब चीजें होती है इलेक्ट्रॉनिक्स में, जो आप 11 12 में नहीं पढ़ते हैं। 11 12 में इलेक्ट्रॉनिक्स का बस एक मात्र चैप्टर है, दैट इज सेमीकंडक्टर। अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच से रिलेटेड चीजें आप 12th में बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। आप करंट पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टेट पढ़ते हैं, ठीक है, मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं, पूरा आप LCR सर्किट पढ़ते हैं, AC अल्टरनेटिंग करंट भी आप पढ़ते हैं। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को भी ये सारी चीजें पढ़नी होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को भी AC पढ़ना होता है, मैग्नेटिज्म पढ़ना होता है, ठीक है, LCR सर्किट पढ़ना होता है, डैम्प्ड ऑक्सीलेशन पढ़ना होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना होता है। बेसिक इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट ही है पूरा। वायरिंग पढ़नी होती है, पूरा रूम की वायरिंग कैसे करते हैं, ये सब है सिलेबस में। मुझे याद आ रहा सर कॉलेज का दिन। किसी बच्चे को या फिर किसी लेमैन को समझाना है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें और इलेक्ट्रिकल की बात करें, तो अगर कोई दोनों चीजों में बेसिक डिफरेंस क्या है? सर, एक लो पावर डिवाइसेस के बारे में पढ़ना होता है, एक हाई पावर डिवाइसेस। कहने का मतलब है कि हाई पावर डिवाइसेस में जैसे आ जाता है बल्ब, फैन, ये सब इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपका मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसा नहीं कि लैपटॉप बनाना सीखेंगे, मोबाइल बनाना सीखेंगे, आप उसके अंदर की चीज जाके कि उसके अंदर कौन सा चिप यूज हो रहा है, उसमें कौन सा सेमीकंडक्टर यूज हो रहा है, सेमीकंडक्टर का कौन सा कंपोनेंट लगा हुआ है, डायोड लगा हुआ है, ट्रांजिस्टर लगा हुआ है कि मॉसफेट लगा हुआ है, कितना डायोड लगा हुआ है, किस मटेरियल का लगा हुआ, उसकी डेंसिटी क्या है, उसका कंडक्टिविटी क्या है, ये सब ओवरऑल पढ़ना होता है। इलेक्ट्रिकल की बात आ गई तो इलेक्ट्रिकल में आपको फैन
फैन, जो हाई पावर डिवाइसेस है, ट्रांसफॉर्मर्स पढ़ना होगा, काफी डिटेल में ट्रांसफॉर्मर पढ़ना होगा, जो पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वाला होता है, जहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, पावर हाउस, डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रही है, ये सब कुछ पढ़ना होगा। एसी, सबसे ज्यादा एसी पढ़ना होगा आपको, अल्टरनेटिंग करंट, उसका मेजरमेंट कैसे करना है, मेजरमेंट का पूरा प्रैक्टिकल लैब भी होगा, वो तो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को भी कराया जाता है। कुछ कुछ चीजें तो कॉमन ही है, कॉमन है, बहुत सारी चीजें कॉमन है। एक मतलब अगर आप सर बात कर लोगे ट्रिपल ई ब्रांच की तो बहुत सारी चीजें कॉमन हो जाती है, ट्रिपल ई और ईसी, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाता है वो ट्रिपल ई में। तो ट्रिपल ई और ईसी में बस एक ही डिफरेंस हो जाता है कि ईसी में कम्युनिकेशन टर्म इज देयर, तो आपको कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ाया जाता है ईसी में, लेकिन वो इलेक्ट्रिकल में नहीं पढ़ाया जाता है, बस इतना का डिफरेंस हो जाता है। आप सर ईसी में वेव्स के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ना होता है, साइन वेव, कॉस वेव, उसका फिर मैचिंग, ग्राफ, ये सब भी काफी ज्यादा यूज होता है। मैथ्स का ग्राफ वाला पोर्शन आ जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ जो आप लोग पढ़ाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ बहुत यूज होता है जहां ही कम्युनिकेशन की चीजें आती है, क्योंकि पूरा कम्युनिकेशन वेव है, तो उसको ट्रांसफॉर्म करके दिखाया जाता है, और उसका मॉड्यूलेशन, ठीक है, उसका एम्प्लीफिकेशन, दो का सुपरपोजिशन। तो मैथ जहां वीक होता है, ग्राफ वाला पोर्शन, उसमें दिक्कत आती है बच्चों को। मुझे याद है कि हमारे कॉलेज में एक आईआईटी दिल्ली से पीएचडी किए हुए थे टीचर थे, वो पढ़ा रहे थे और ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे, और वो अपना किए जा रहे हैं मजेदार तरीके से। अब जिन बच्चों को आता था ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन वो तो कर रहे हैं, बाकी बच्चे देख रहे हैं कि हवा में ऐसे ऐसे हाथ हिला रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ग्राफ को ऐसे कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं होना है। देयर इज ए प्रोसेस कि आप एफ एक्स है तो माइनस ऑफ एफ एक्स कर रहे हैं, तो किधर मूव करना है, क्या करना है, उसको किधर पलटना है, मिरर इमेज कैसे लेना है, x+2 का ग्राफ कैसे बनाना है, f ऑफ x+2 का ग्राफ कैसे बनाना है, f ऑफ x-2 का ग्राफ कैसे बनाना है। तो वो पूरा जिनको पता होगा वहां समझ रहे थे, टीचर तो मान के चल रहा है कि आप ये पढ़ के आए हो 12th में, अगर आप नहीं पढ़े हो तो फिर आपको वहां दिक्कत हो रही थी। बिल्कुल बिल्कुल, मैथ्स का तो काफी रोल रहता है, मैकेनिकल, केमिकल, सिविल में थोड़ा ज्यादा, पर उसके बाद मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सारे टॉपिक्स में भी बहुत डिस्कशन होता होगा, ग्राफ्स का स्पेशली, ग्राफ और डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसा इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल है, हर जगह लगेगा, आपको हर जगह लगेगा, और मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में ज्यादा लगता था, क्योंकि मेरे को याद है मेरे सारे दोस्त लोग आ जाते थे, क्योंकि मेरा मैथ्स थोड़ा स्ट्रांग था, तो वो लोग मुझसे जरूर पूछते थे कि यार इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो काफी कुछ रहता था और काफी अच्छा रहता था। सीरीज ऑल्सो, सीरीज भी बहुत यूज होता है, बिल्कुल, हाँ, सीरीज बहुत ज्यादा यूज होता है। हाँ, तो ये सारे टॉपिक्स आपको काफी इंटरेस्टिंग लगने चाहिए। एंड इन ऑल सर, अगर बच्चों की बात करें कि यार फ्यूचर क्या है, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स काफी ज्यादा यूज हो रही हैं, तो अगर आपको इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में थोड़ा इंटरेस्ट है ना, कि यार इलेक्ट्रिकल व्हीकल कैसे बन रहा है, ई व्हीकल्स कैसे बन रहे हैं, है ना, प्लस जो कोई भी कार है उसमें जो अभी तो सेल्फ ड्राइविंग कार्स भी आ गया सर। हाँ, तो उन सब में अगर आपको थोड़ा इंटरेस्ट है, या फिर आपको कोई बहुत अमेजिंग सा सुपर कंप्यूटर बनाना हो, है ना, आपको उसमें उसके रोबोटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ईसी वालों के लिए, है ना, ईसी वाले जो बच्चे हैं वो रोबोटिक्स में काफी घुसते हैं, है ना, उनको ऑब्वियसली थोड़ा बहुत कोडिंग तो चाहिए ही रहता है, प्लस उनका जो मेजर मैटलैब वगैरह जो उनका एप्लीकेशंस है, वो सब चीज यूज करके दे ऑब्वियसली गेट इनटू रोबोटिक्स। तो इन सब में अगर रोबोटिक्स इज सर वेरी इंटरेस्टिंग सर, कितना मजेदार चीज है रोबोटिक्स, आप कुछ बनाते हो, डेवलप करते हो, आपको मजा आएगा, बट इट्स टू कॉस्टली। आप रोबोटिक्स के सामान खरीदने जाओगे, बिक जाओगे, लुट जाओगे। तो रोबोटिक्स वही उसी कॉलेज से सीखा जा सकता है जिस कॉलेज में रोबोटिक्स के लैब, तो बहुत महंगे कंपोनेंट्स आते हैं और आप बना सकते हो ऐसे, मतलब आपको मजा आएगा, यू लव इट, मतलब यू विल लव इट। कि आप ऐसा मान लो आपने ऐसा रोबोट बना दिया जिसको आप हाथ हिला रहे हो तो भी हाथ हिला रहा है, ऐसे ऐसे, कितना अच्छा लगेगा सोचो, ऐसे ऐसे हाथ हिला रहा है वो भी, आप ऐसे उसको इशारे कर ऐसे ऐसे कर रहा है। आपके कॉलेज में रोबो वॉर्स होता था, रोबो वॉर्स कंपटीशन? हाँ, होता था। हमारे कॉलेज वाले, हम लोग खुद, हमारी टीम थी एक, रोबो कॉन होता है पूरे इंडिया लेवल पे,
बहुत बड़ा कंपटीशन है, MIT पुणे में होता है। IIT वाले बच्चे भी जाते हैं MIT पुणे, ऐसा नहीं सोचना है कि प्राइवेट कॉलेज है, ऐसा कुछ वो सोचते नहीं है। और बहुत टफ होता है, बहुत टफ होता है, बहुत बहुत मुश्किल होता है बनाना वो रोबोट। बिल्कुल, हमारे तो बहुत फेमस चीज माना जाता था ये जो हमारा यहाँ एक्सेस करके टेक्निकल फेस्टिवल होता था, उसमें ये रोबो वॉर सब देखते थे और काफी इंटरेस्टिंग होता था। दोनों रोबोट्स के बीच में लड़ाई होता था एंड जो जिसका डिसमेंटल हो गया सिस्टम वो बाहर। तो सर इट मैं वाज अभी वेरी एक चीज बता रहा हूँ, जैसे NIT हमीरपुर का, अगर कंपेयर करूं मैं IIT रुड़की का, मैंने फेस्ट देखा था टेक्निकल फेस्टिवल, और NIT हमीरपुर का, तो अगर IIT रुड़की के फेस्ट को मैं 10 दूंगा तो NIT हमीरपुर को 2 दूंगा, क्योंकि NIT हमीरपुर का टेक्निकल फेस्टिवल बहुत बेकार होता है। मतलब फर्स्ट ईयर में जाते हैं, फर्स्ट ईयर में तो कोई देखने भी नहीं जाता, इतना बेकार होता है। उसके लेवल को थोड़ा सा अप करने की जरूरत है। कल्चरल फेस्टिवल अच्छा होता है, सीधी बात है, मतलब ऐसा नहीं कि हम उस कॉलेज से हैं तो जो खराब चीज है उसको भी अच्छा बोल देंगे, नहीं बोलेंगे, ठीक है, हमारे इथिक्स में नहीं आता है। जो अच्छाई है कॉलेज की जरूर दिखाएंगे, लेकिन टेक्निकल फेस्टिवल को इंप्रूव करने की जरूरत है, और वो बच्चे कर सकते हैं सर, दैट इज अप टू स्टूडेंट्स, कि स्टूडेंट्स को कितना इंटरेस्ट है टेक्निकल चीजों में, स्टूडेंट पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। पूरा फेस्ट स्टूडेंट करवाते हैं, कॉलेज का रोल बहुत कम होता है। ऐसा नहीं कि IITs में कॉलेज बहुत कंट्रीब्यूट करता है, IITs वालों को स्पॉन्सर काफी अच्छे मिलते हैं, और स्पॉन्सर कौन लेके आता है? स्टूडेंट लेके आते हैं। स्टूडेंट्स का काम होता है स्पॉन्सर लेके आना, बड़ी बड़ी कंपनियों से पैसे मांगना कि आप हमारे कॉलेज के फेस्ट में पैसे लगाओ, पैसे दो, आपका प्रमोशन होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, और सीखते हैं। अगर आप किसी कंपनी से, बड़े कंपनी से अपने कॉलेज के लिए कन्विंस करके, फोन पे बात करके, मेल पे बात करके पैसे लेके आते हो, तो आपके अंदर एक बिजनेस की, नेगोशिएशन की, और किसी को कन्विंस करने की बहुत अच्छी स्किल डेवलप होती है। इन फर्दर आप कभी अगर जाते हो एंटरप्रेन्योरशिप में, अपना स्टार्टअप करते हो, तो आपको इन सभी स्किल्स की बहुत जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड इन डूइंग स्टार्टअप्स, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कॉलेज की स्पॉन्सरशिप टीम में आप जरूर ज्वाइन करो, ठीक है। आपको सिखाएगा, और नेवर हेजिटेट कि आपको बोल दिया जा रहा है, सीनियर ने बोला कि जाओ, वो वहां पे एक पंडिता डी हट्टी है जो कुरकुरे बनाता है, जो हलवा बनाता है, जो रेस्टोरेंट है छोटा सा, उससे समोसे बनाता है, जाओ उससे स्पॉन्सरशिप लेके आओ। तो आपको लगेगा कि क्या करो रहा हूं मैं, एक समोसे वाले के सामने जाके बोल रहा हूं कि आप मुझे पैसे दे दो फेस्ट के लिए। वहीं पे आपकी नेगोशिएशन स्किल के चेकिंग होती है, स्टार्ट होता है कि आप एक समोसे वाले से कन्विंस करके अपने कॉलेज के फेस्ट के लिए कैसे कुछ पैसे लेकर आ रहे हो। आप क्या बोलोगे? जैसे आप जाके बोलोगे कि आप हमारे कॉलेज के स्टूडेंट आपके पास आते हैं समोसे लेने, ठीक है, तो अगर आपका प्रमोशन होगा, या आपका एक फर्ज बनता है कि आप हमारे कॉलेज के फेस्ट में कंट्रीब्यूट करें, बिकॉज हमारे कॉलेज के बच्चों की वजह से आपका ये जो दुकान है ये और ग्रो कर रहा है। जैसे हम लोग जाते थे वहां सिनेमा हॉल में जाते थे स्पॉन्सरशिप लेने, और वो काफी बड़ा अमाउंट देते थे, तो वहां पे जाके वो क्या बोलेंगे, हाउ, कैसे इंप्रेस करेंगे? वो बताएंगे कि हम आपके सिनेमा हॉल में हमारे कॉलेज का काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, आपका प्रमोशन होगा, आपका पोस्टर्स लगेगा, बैनर्स लगेगा, ठीक है, आप हमारे फैमिली कॉलेज के साथ एक आपका अच्छा रिलेशन बनेगा। तो इस तरह से कर करके स्पॉन्सरशिप लेके आनी होती थी, ठीक है। हमारे हॉस्टल में हॉस्टल नाइट होता था सर, आपके पास होता था हॉस्टल नाइट, तो हॉस्टल नाइट में भी स्पॉन्सरशिप लेके आते थे। तो जो मसाले वाले होते थे, जो कॉलेज में मसाला देते हैं, वो भी पैसे लगाते थे कि हॉस्टल नाइट है हमारा, साल में एक बार होता है, बच्चे एंजॉय करते हैं, ठीक है, तो आप पैसे दो। अब वो देते हैं बिकॉज अगर वो नहीं देंगे तो शायद अगली बार से कोई और आ जाएगा, हम किसी और को कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको सीखने को मिलती है। फिर धीरे धीरे आप बड़े कंपनी से भी स्पॉन्सरशिप लेके आते हो, बहुत बड़े बड़े कंपनी से आप लाखों में डील करते हो कि कोई किसी कंपनी ने 1 लाख रुपए दे दिया आपको स्पॉन्सरशिप। मैं इंटर्न साला जो इंटर्नशिप की कंपनी है जहां पे इंटर्नशिप आपको मिलती है, वहां से स्पॉन्सरशिप लेके आया था अपने कॉलेज के लिए, बहुत अप्रिसिएशन मिला था कि इतनी बड़ी कंपनी से स्पॉन्सरशिप लेके आया। तो ये सब चीजें आपको कॉलेज में जाके सीखने की जरूरत है, एक्सप्लोर करने की जरूरत है, और बहुत हेल्प करेगा अगर फर्दर आप स्टार्टअप वगैरह कर रहे हो तो। बिल्कुल।
तो यार ये चीजें बहुत मैटर कर जाती हैं, सेमीकंडक्टर्स, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सारी चीजें आपको पढ़नी चाहिए। और एक फ्यूचर स्कोप, जैसे हमने आपको बताया बच्चों, फ्यूचर स्कोप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ईसी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में जो ईसी का पैकेजेस ऑब्वियसली काफी अच्छा है, सीएससी के टक्कर का है। फिर उसके बाद आप इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रिपल ई चूज कर सकते हैं। एक बच्चा का क्वेश्चन आ गया है कि आईएसई या फिर वीआईटी वेल्लोर सीएस। आईएससी, आईएससी सर कौन सा ब्रांच है आपको? आईटी, गौरव, आईटी, 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 आईएससी इज आईएससी। आईटी। बैंगलोर के कॉलेज में उसको आईएससी बोलते हैं। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके। तो फिर मेरे ख्याल से सर आरवी का ही बेटर होगा, क्योंकि आरबी, उसमें थोड़ा आरबी सा फार लिमिटेड, बेटर, बहुत बेटर है सर। आर बेटर है और उसमें लिमिटेड सीट्स भी है। ओके, तो चलिए गाइस, अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट ब्रांच जो है वो है मैकेनिकल एंड सिविल, तो इसमें भी डीप डिस्कशन करेंगे। एंड तो जो दो चीजें होती हैं, एक होता है 12th का फिजिक्स, एक होता है 11th का फिजिक्स, राइट? तो एक 12th का फिजिक्स जिसको पसंद है वो जनरली इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले फील्ड में चला जाता है, और जिसको मैकेनिकल सिविल पसंद है वो बच्चा जनरली मैकेनिक्स पसंद है या फिर 11th की फिजिक्स पसंद है, वो मैकेनिकल सिविल उठा लेता है। तो मैकेनिक्स से तो आपको डेफिनेटली प्यार होना चाहिए। मतलब जो 11th में आप पढ़ते हो चैप्टर्स, वर्क एनर्जी, पावर, लॉज ऑफ मोशन, रोटेशनल डायनामिक्स, है ना, और मोशन इन स्ट्रेट लाइन, है ना, ऑल दीज थिंग्स आल्सो कंप्राइज, है ना, इन ऑर्डर कि आप इस तरह से आप चूज करो मैकेनिकल या फिर सिविल। क्योंकि यार टोटली क्या होता है इन दोनों सब्जेक्ट्स में, इन दोनों ब्रांचेस में फोर्स का स्टडी होता है ना, फोर्सेस का स्टडी होता है। किसी ऑब्जेक्ट पे कुछ फोर्स लग रहा है तो उससे वो क्या होगा, रोटेट करेगा, उस पर टॉर्क आएगा एंड एवरीथिंग। सो ए टू जेड लॉट्स ऑफ थिंग्स आर इन्वॉल्व इन दिस, ठीक है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट सच, और साथ ही साथ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो आप लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हो, है ना, जो आपके फिजिक्स 11th में पढ़ते हो। फिर आप वो स्ट्रेस स्ट्रेन वगैरह पढ़ते हो, राइट, यंग्स मॉडुलस, सबसे ज्यादा एक्चुअली ये आपको जो छोटा सा चैप्टर है, शायद से प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर करके कोई चैप्टर है 11th में, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स का भी एक चैप्टर है ना, वो वाला चैप्टर एक्चुअली इतना छोटा सा चैप्टर है, पर एक्चुअली पूरे सिविल और मैकेनिकल में वो चैप्टर को इतना बड़ा करके आपको प्रेजेंट किया गया है कि आपको वो सबसे ज्यादा आपको पढ़ने को मिलेगा। तो उसमें अगर आपको थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट आया हो, फोर्सेस स्टडी में ज्यादा इंटरेस्ट आया हो, टॉर्क लग रहा है ना, मोमेंटम इक्वेशंस, तो ऑल दीज थिंग्स मैटर अ लॉट व्हाइल चूजिंग सिविल और मैकेनिकल। साथ ही साथ थर्मोडायनेमिक्स जो है सिविल में थोड़ा कम, बट मैकेनिकल में काफी ज्यादा यूज होगा, जो थर्मोडायनेमिक्स आप लोग पढ़ते हो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में। एंड इन शॉर्ट मैं बोलूं तो कैलकुलेशंस में अगर आपको मजा आता है लाइफ में, अगर आपको मैथ्स सॉल्विंग अगर बहुत इंटरेस्ट लगता है, तो डेफिनेटली आप चूज कर सकते हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, राइट। तो गाइज ये सारी चीजें आपको समझना पड़ेगा कि कब आपको लेना है। मोस्टली सिविल इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट कैलकुलेशंस। तो एक एक करके सिविल का और मैकेनिकल का फ्यूचर एस्पेक्ट और कॉलेज में किस तरह से पढ़ाई होगी वो मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो होते हैं फॉर्म स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, जिसमें हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ किसी सॉलिड के बारे में बात कर रहे होते हैं कि उस पर कुछ फोर्स लग रहा है तो उस पर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आएगा, एंड अकॉर्डिंगली हम लोग वही सारी चीजें डिस्कस करते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सिविल इंजीनियरिंग में। तो उसी पे बॉडी पे फोर्स लग रहा होता है, मोमेंटम लग रहा होता है, तो उसको हम लोग एक स्टेबल रखने की कोशिश करते हैं। वी ट्राई टू टेक इट इन टू अ स्टेबल एनवायरमेंट। तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाती। प्लस आपको पढ़ना होता है सॉइल के बारे में। सॉइल जैसे कोई बिल्डिंग है, राइट, तो बिल्डिंग में ये जो आरसीसी लगता है, राइट, दिस इज रीइंफोर्स्ड कंक्रीट। तो उसमें क्या होता है कि आपके जो बीम्स होते हैं, आपके जो स्लैब्स होते हैं, उस पर भी फोर्स आ रहा होता है, राइट। ऊपर वाले स्लैब उस पर फोर्स लगा रहा है, बगल वाला वॉल उस पर फोर्स लगा रहा है। तो इन सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि एक एक स्लैब पे कितना फोर्सेस लग रहा है, उस पर कितना टॉर्क यानी कि मोमेंटम आ रहा है, मूवमेंट लग रहा है, और उसको
स्ट्रेंथ होना चाहिए, उसके पास वो स्ट्रेंथ होना चाहिए कि वो मोमेंटम और वो फोर्स को बैलेंस कर सके और उसको एक्चुअली वो सह सके। तो उसका स्ट्रेंथ हम लोग एनालिसिस करते हैं, हर एक बीम का, हर एक वॉल का, हर एक स्लैब का। स्लैब एक्चुअली ये बीम होता है जो आपका जो घर के पैरेलल जाता है, दिस इज कॉल्ड एज बीम, और जो ऊपर रखा रहता है फ्लैट रूफ जो है वो एक तरह से एक स्लैब है। तो ये सारी चीजें स्लैब्स एंड बीम्स के बारे में डिस्कशन होता है। अल्टीमेटली क्या होता है, हम लोग मैकेनिकल और सिविल में क्या पढ़ रहे होते हैं, एक ऑब्जेक्ट है, उस पर फोर्स लग रहा है और उस ऑब्जेक्ट के पास वो स्ट्रेंथ है कि नहीं उस फोर्स को बर्दाश्त करने के लिए। तो यही चीज कर रहे होते हैं, एक कर रहे होते हैं हम लोग फोर्स कैलकुलेशन और एक कर रहे होते हैं मटेरियल का कॉम्पोजिशन का कैलकुलेशन, उसका स्ट्रेंथ का कैलकुलेशन। तो यही दोनों चीज के बारे में हम लोग पढ़ रहे होते हैं थ्रू आउट हर सब्जेक्ट में। जैसे सॉम में पढ़ते हैं मटेरियल्स के बारे में, रूफ, स्टील स्ट्रक्चर में भी यही करने होते हैं। जैसे एयरपोर्ट आजकल बहुत सारा स्टील से बन रहा होता है, या फिर आपके ब्रिजेस बन रहे होते हैं स्टील से, वही चीज स्टील पे कितना फोर्स लग रहा है, स्टील की स्ट्रेंथ क्या है, यही कंपेयर। फिर सॉइल मैकेनिक्स, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, गेट में सबसे ज्यादा आता है, उसमें क्या पढ़ रहे हैं, सॉइल की स्ट्रेंथ क्या है और सॉइल पे कितना फोर्स लग रहा है, यही चीज कर रहे हैं, फोर्स एंड स्ट्रेंथ। यही सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं पूरे सिविल इंजीनियरिंग में, और चेक करते हैं कि हर एक सिस्टम स्टेबल है कि नहीं, राइट। मैकेनिकल में भी कुछ सब्जेक्ट्स, इनफैक्ट मैं कहूंगा 40 to 50% ऑफ द सब्जेक्ट सिमिलर होता है सिविल इंजीनियरिंग का, है ना। वो लोग का दोनों का 50% अप्रोक्सीमेट आप मान सकते हो सिमिलर होता है। प्लस मैकेनिकल में थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स आ जाता है जो सिविल में नहीं रहता है, प्लस वो थोड़ा सा मोटर्स के बारे में ज्यादा पढ़ते हैं, जो कार के जो इनबिल्ट मैकेनिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके बारे में थोड़ा ज्यादा पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो मैकेनिकल में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बहरहाल बाकी सारी चीजें लाइक स्ट्रक्चर्स और सॉम, ये सारी चीजें उनमें सेम होती है एज सिविल इंजीनियरिंग। तो बिल्कुल आपको थोड़ा बहुत 3D एनिमेशंस भी आना चाहिए डेफिनेटली। जो बच्चे मैकेनिकल सिविल में पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा सा 3D व्यू विजुअलाइजेशन आना चाहिए, है ना। उसको आप लोग ऐसे इंजीनियरिंग ड्राइंग करके एक सब्जेक्ट होता है जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे, उसका तो थोड़ा सब पढ़ते हैं बहुत सर, सब पढ़ते हैं बिल्कुल। तो उससे काफी लोग घबराते हालत भी खराब हो जाती है सर। बट सर अगर मैं मानता हूँ कि अगर प्रोजेक्टर के थ्रू और थोड़ा सा 3D यस, बच्चों को पिक्चर पढ़ाया में जाना दिखाया अच्छे जाए से तो मजा आएगा, अच्छे से, बहुत मजा इम्पोर्टेंट। आएगा हम मतलब। लोग को सर हम लोग को सर आके स्केल से 2D पे बोर्ड पे बना के दिखा रहे थे, कुछ विजुलाइज ही नहीं हो पा रहा था प्रॉपरली। हम्म। तो मेरा भी बहुत कम नंबर आया था, मैं तो जस्ट पास हुआ था, 40 नंबर आए थे मेरे कॉलेज फर्स्ट में ईयर में। कुछ कुछ ऐसे सब्जेक्ट थे जो हमने रो रो के निकाले थे, और इंजीनियरिंग ड्राइंग वाज वन ऑफ देम। बिल्कुल। तो काफी बच्चे तो कर लेते हैं जिनकी विजुअलाइजेशन अच्छी होती है, पर मैक्सिमम लोग बच्चे इसमें ऑब्वियसली फंसते हैं। जैसे मेरी विजुअलाइजेशन उतनी स्ट्रांग नहीं थी, मेरे केमिस्ट्री टीचर इतने अच्छे थे कि मेरे को वो केमिस्ट्री वाला जो सॉलिड स्टेट चैप्टर बहुत अच्छा समझ में आया था। कितना अच्छा विजुअलाइजेशन, उस टाइम पे जमाने में तो वीडियोस भी नहीं होते थे, पर उन्होंने अच्छे से विजुअलाइज करवाया, है ना। दिन प्रतिदिन हमको एक डायग्राम बनाया। बट कॉलेज में इतना इंटरेस्ट नहीं लेगा आपका टीचर, समझ रहे गाइस। तो थोड़ा बहुत आपको अपने से इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा, अपने से आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, 2-3 लोगों से बैठ के करना पड़ेगा, क्योंकि वरना प्रेशर तो आएगा। कॉलेज बहुत बच्चे बहुत आसानी से आसान देते हैं, सर मैं ये ले लूंगा, ये सब्जेक्ट लेके ये प्रिपेयर करूंगा। बेटा जाओ, पहले आप समझो, वहां पे आपको तरह तरह की चीजें करनी पड़ेंगी, पढ़ाई करना पड़ेगा, क्लासेस करने पड़ेंगे, प्लस आपको मैनेजमेंट में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, स्पोर्ट्स में ध्यान देना पड़ेगा, है ना। अपना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस बढ़ाना पड़ेगा। सो इन शॉर्ट एवरीथिंग विल मैटर ओवर देयर। तो आपको सोचना है ध्यान से कि किस तरह से आप अपना ब्रांच पिकअप कर रहे हो। मैंने आपको बताया, अगर आपको मैकेनिक्स, इन शॉर्ट मैकेनिक्स पसंद है, फोर्स और स्ट्रेंथ वाली चीजें पसंद है, फोर्सेस इक्वेशन लगाना पसंद है, समेशन एफ इक्वल टू 0 करना पसंद है ना, एफ इक्वल्स टू एम ए करना पसंद है ना, समेशन टाउ, है ना, इज इक्वल टू 0 करना पसंद है, ये सारी चीजें कैलकुलेशन बेस्ड सिस्टम है। तो अगर आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन के साथ फोर्स इक्वेशंस, टॉर्क इक्वेशंस वगैरह लगाने में अच्छा लगता है, तो आप ये दोनों सब्जेक्ट्स जरूर पिकअप कर सकते हैं। प्रोज एंड कॉन्स ऑफ आरवीसी एंड वीआईटी वेल्लोर। बेटा गौरंग देखो यार, आरवीसी हैज लिमिटेड सीट्स, वीआईटी हैज मेनी सीट्स, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट डिफरेंस।
बिटवीन बोथ ऑफ द कॉलेज, ठीक है। आरवीसी टॉप कॉलेज है जिसमें मैनेजमेंट कोटा बहुत ही कम है ना। एंड इन शॉर्ट हमने बोल दिया आपको बेटा आरवीसी ले लो, है ना। वीआईटी इज डेफिनेटली अ ब्रांड राइट नाउ, ब्रांड है आज की डेट में, नो डाउट अबाउट इट। बट यार उसमें इनटेक इतना ज्यादा है कि आपका इंटरनल कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। कंपनीज विल कम, दोनों में सेम सिमिलर कंपनीज आएगी, बट आपका चांसेस उस कंपनी में सेलेक्ट होने का आरवीसी में ज्यादा, ठीक है। ये सीधी सीधी बात है, आई गेस आपको काफी आइडिया लगे। ओके, तो बच्चे इसके बाद भी कंफ्यूज रहते हैं सर, बहुत बच्चे अभी भी कंफ्यूज रहते हैं। तो बच्चों को सर इन जनरल है, ये जो डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है बच्चों, ये एक इन जनरल डेटा है जो ऑब्वियसली 70-80% करेक्ट भी है, सर भी इस बात से एग्री करेंगे कि जनरली देखा गया है कि यार सिविल मैकेनिकल और प्योर इलेक्ट्रिकल के बच्चे गवर्नमेंट में ही जाते हैं। भले ही वो इनिशियली प्राइवेट जॉब ज्वाइन करेंगे, भले ही वो एलएनटी में 2 साल जॉब करेंगे, बट उसके बाद फिर गेट देके सरकारी में ही आने की तैयारी करेंगे, सरकारी में ही आने की कोशिश करेंगे। इन जनरल उनकी लाइफ का मकसद हो जाता है, एक किसी मिडिल क्लास फैमिली का जो बच्चा सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल उठाता है उसका यही एक होप रहता है। मैं उनकी देखो बात नहीं उसका कर एक रहा बड़ा हूं, रीजन सर ये है कि जो अगर आप सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की कोर के पैकेज की बात करें तो वो बहुत कम होता है। बिल्कुल बिल्कुल, इंडिया में कोर पैकेजेस इज वेरी लो। अब मैं उनकी बात नहीं कर रहा जिनके पेरेंट्स उनके लाइफ पे 40-50 लाख आफ्टर बीटेक और स्पेंड करके उनको एमएस करवा रहे हैं, राइट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज गाइज, वैसे होते हैं और आपको एनआईटीज में खासकर काफी लोग मिल जाएंगे ऐसे। तो अभी आई डोंट नो जो बच्चे देख रहे हैं, उधर इंडिया में उनको जॉब करना है तो गवर्नमेंट इज अ वेरी सेफ एंड सिक्योर प्लेस, प्लस उसमें पैकेज भी आपको काफी डिसेंट नहीं, मोर देन डिसेंट ही मिलेगा। अगर आप आज की डेट में आईओसीएल, एचपीसीएल, राइट्स, इरकॉन ऐसी तगड़ी तगड़ी पीएसयूज ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसमें आपको इन हैंड इनिशियली 70,000 तो डेफिनेटली मिलेगा, 70 से 80,000 इन हैंड मिलता है, जो कि आपको प्राइवेट में वहां तक पहुंचने में 3-4 साल तो आराम से लग जाएगा, नो डाउट अबाउट इट। तो सैलरी वाइज भी बेटर है, स्टेबिलिटी वाइज भी बेटर है, एवरीथिंग सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए प्योर के लिए गेट देके किसी पीएसयू में पब्लिक सेक्टर में या फिर किसी प्योर गवर्नमेंट जॉब में घुसना एक सेफर ऑप्शन है डेफिनेटली। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। तो यही कारण है कि बच्चे अगर प्राइवेट जॉब ले भी लेते हैं सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले तो वो साथ साथ तैयारी करते रहते हैं। कुछ लोग तो छोड़ के तैयारी करते हैं, कुछ साथ साथ तैयारी करते रहते हैं। जैसे ही गवर्नमेंट जॉब होता है फिर वो प्राइवेट जॉब छोड़ देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनिशियली सब लोगों के कुछ कुछ कॉलेज जैसे बीटेक में आफ्टर 4th ईयर आपकी बहुत सारे अच्छे, मेरे कॉलेज में सर एलएनटी में 25-30 लोगों का सिलेक्शन होता है, पर आज की डेट में आफ्टर 5 इयर्स में बात करूं कि उन 25-30 में कितने लोग, एलएनटी छोड़िए, क्या प्राइवेट सेक्टर में कितने लोग हैं सिविल इंजीनियरिंग में, तो उसका आंसर होगा 2 या 3। जिन भी बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था उसमें से 2 या 3 होंगे। या तो कुछ लोग ने अपना पूरा डायनेमिक्स ही चेंज कर दिया, एकदम डेटा साइंस के फील्ड में चले गए, है ना, या तो कोडिंग करके कहीं ना कहीं दूसरी जगह चले गए, है ना, या तो खुद का कुछ स्टार्टअप खोल लिया, है ना, या मतलब वो एमएस करने चले गए। तो ये सारी चीजें, पर उसमें से 70% लोग ऐसे हैं जो छोड़ छाड़ के गेट, ईएससी या फिर सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में लग गए हैं और गवर्नमेंट में आना चाह रहे हैं इंडिया में। तो ये तो एक सत्य है जो कि आप समझ सकते हैं। और अगर देखा जाए, बात करें अगर हम लोग प्राइवेट जॉब की, तो प्राइवेट जॉब में ज्यादातर सर, ये तो एकदम सही बात है कि 80-90% जो बच्चे सीएससी और ईसी लेते हैं वो इंडिया या फिर अब्रॉड में कोई प्राइवेट जॉब ही कर रहे होते हैं। तो बच्चे इस हिसाब से भी सोच सकते हैं, जिनको हमने जो अभी तक बताया कि यार ये लाइफ में करना है, तो ये अगर आपको सब्जेक्ट पसंद है तो इस तरह से करना है, तो आप इस डायरेक्शन में भी सोच सकते हो कि यार मुझे लाइफ में गवर्नमेंट जॉब करना है कि प्राइवेट जॉब करना है। तो ये भी आपको थोड़ा सा क्लैरिटी दे सकता है।
कि यार मुझे किसी सरकारी बाबू वाली जिंदगी चाहिए, किसी टाउन टू या फिर मतलब क्या बोल सकते हैं आप, ग्रेड 2 या ग्रेड 3 सिटी में, है ना, आपको एक आपको अच्छा सा अपार्टमेंट या फिर एक अच्छा बंगलो वाली जिंदगी काटनी है, जिसमें आपको एक सरकारी व्हीकल मिला हुआ है, जिसमें आपको एक दो सर्वेंट्स मिले हुए हैं, जिसमें आपके पास अच्छा गार्डन है ना, और आपकी तनख्वाह ठीक ठाक है, डिसेंट है, और आपका मतलब लाइफ बड़ी सुकून वाला है। तो उस तरह की जॉब, उस तरह की आपको जॉब चाहिए, उस तरह का लाइफस्टाइल चाहिए आपको, या आपको एक एक कॉर्पोरेट लाइफ चाहिए जिसमें आप अपने ऑफिस में जा रहे हो, जहां पे आपको एक चकाचौंध है एकदम, आप एकदम मतलब फर्स्ट क्लास सिटी, मेट्रोपॉलिटन सिटी में आप हो, दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई, और डेली बेसिस पे आप ऑफिस जा रहे हो, अपनी अच्छी लग्जरियस कार में जा रहे हो, घर आ रहे हो, एक फ्लैट में रह रहे हो आप, है ना। तो इस तरह का लाइफस्टाइल चाहिए। लाइफस्टाइल पे भी काफी कुछ डिपेंड करता है, आपको किस तरह का लाइफ जीना है। तो दैट ऑल्सो माइट टेल यू कि यार मुझे ये चूज करना चाहिए कि ये चूज करना चाहिए। दिस इज ऑल्सो समथिंग विच यू कैन गो अबाउट इट। चलिए सर, अभी भी बच्चे काफी कंफ्यूज होंगे क्योंकि हमने काफी डिटेल में डिस्कशन किया है स्टिल और वो जाहिर सी बात है, बहुत सारे बच्चों को कॉलेज में जाके भी पता चलता है कि यार मुझे ये करना चाहिए था, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, एंड दैट इज गुड थिंग। बट स्टिल आपको सोचते रहना है, आपको दिमाग लगाते रहना है कि यार ये चीजें तो हमें डेफिनेटली करना ही चाहिए। आईएम का सीएसई कैसा है? ठीक ठाक है, ठीक ठाक है, अच्छा है, प्लेसमेंट हो जाता है, सीएसई है तो हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। Yes, yes. RBC is compatible with the NITs, not top NITs. ठीक है, टॉप का मतलब टॉप 3 टॉप 5 से तो बिल्कुल नहीं है, एवरेज NITs यू कैन से। बिल्कुल। ओके तो सर, अभी भी बच्चे मतलब कंफ्यूज होते हैं कि यार मुझे सर ब्रांच समझ में नहीं आ रहा, मुझे किसी ब्रांच में इंटरेस्ट नहीं है। तो उनको मैं ये सजेस्ट करता हूँ सर कि मतलब आप कोई भी ब्रांच ले लो, किसी टॉप कॉलेज कॉलेज में, में। टॉप कॉलेज में। मतलब आपको अभी भी क्लैरिटी नहीं आ रही, या आप किसी के लिए आप मतलब संतुष्ट नहीं हो कि सर मुझे यही चीज करना है, तो डेफिनेटली आप ले लो, कोई भी कॉलेज ले लो, कोई भी कॉलेज उठा लो, और लेकिन अच्छा कॉलेज उठा लो, क्योंकि वहां जाके आपके साथ अच्छे लोग जुड़ेंगे, वो आपके दिमाग में अच्छी बातें भरेंगे, वो आपके दिमाग में एक इंस्पिरेशनल और एक अच्छे करियर की तरफ आपको शायद ले जाए, वो माहौल आपको एक अच्छे करियर की तरफ ले जाए, वो चाहे आपको एक अच्छा डायरेक्शन दे दे, आपको चाहे वो अलग लेवल पे आपको मोटिवेट कर दे। और ऐसा होता है, मोर देन 50%, ये 50% तो एक लोअर नंबर लिखा है मैंने, मोर देन 50% स्टूडेंट्स डेवलप या फिर चेंज देयर इंटरेस्ट इन कॉलेज। मतलब कॉलेज जाने के बाद 50% से भी ज्यादा लोग अपना इंटरेस्ट चेंज भी कर देते हैं। जैसे मैं था, सोच के चला था कि मुझे एमबीए करना है आईआईएम से, और मैंने कैट जिंदगी में एक बार भी नहीं लिखा। समझ रहे हो आप लोग गाइस? तो ऐसा होता है, ऐसा होता है। प्लस आप कुछ नहीं सोच के जा रहे हो तो आप अपने इंटरेस्ट डेवलप करते हो कॉलेज में। कुछ बच्चे हैं सोच के चलते हैं कि मुझे एक बहुत तगड़ा कोडर बनना है, पर वो जाके कॉलेज में उनको स्टार्टअप का इतना भूत रहता है कि यार स्टार्टअप करते हैं आफ्टर द कॉलेज इटसेल्फ, है ना। तो नई नई चीजें डेवलप करना, नई नई कई बार चीजों में अचानक से इंटरेस्ट क्या लेना। जाता है, जैसे मेरी बात करेंगे सर आप, तो मैं सेकेंड ईयर में कोडिंग स्टार्ट किया और काफी तेजी से कोडिंग के फील्ड में आगे बढ़ रहा था। इवन जो टॉप वेबसाइट्स पे उस पे वीकली रैंक मेरा अंडर 7 आने लगा था, इतना टॉप लेवल पे चल रहा था मैं। और अचानक से स्टार्टअप का ख्याल आया, फिर सब छूट गया, कोडिंग छूट गया, क्योंकि ऑब्वियसली हम एक बार में एक ही चीज कर सकते हैं, तो स्टार्टअप में लग गए फिर हम। तो ऐसा भी होता है, अचानक से कुछ आपको अच्छा लग जाएगा कि नहीं मुझे यही करना है, अच्छा लग रहा है, फिर आप वो स्टार्ट कर दोगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो कॉलेज में आपको बहुत चीजें मिलेंगी। तो बच्चे जो अभी तक नहीं डिसाइड कर पाए हैं, या उन्होंने कोई नॉन फेवरेट ब्रांच उठा ली है, या उनको कुछ कंफ्यूजन था तो उन्होंने शायद से केमिकल
मेटलर्जी, माइनिंग या फिर बायोटेक्नोलॉजी, ऐसी ब्रांचेस ले लिए, वो बिल्कुल ना घबराएं। कॉलेज में जाके आपको बहुत सारी नई नई चीजों के बारे में जानने का मौका मिलेगा, बहुत नई नई चीजें करने का मौका मिलेगा, प्लस आप बहुत सारे लोगों से मिलेंगे, एंड अल्टीमेटली गाइज यू विल बी द वन जो एक अच्छा डिसीजन लेके कॉलेज से निकलेगा बाहर। दैट इज माई गारंटी, बट यू हैव टू बी स्टेबल, और बहुत सारी चीजों के लिए रेडी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे होते हैं कि एक डायरेक्शन में ही सोचते हैं। आपको अपना दिमाग और कान खोल के रखना है कॉलेज में। तुम क्या कर रहे हो, ये बच्चा क्या कर रहा है, वो चीज वो क्या हो रहा है, ये कैसे होता है, ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू लर्न फ्रॉम स्टूडेंट्स। सबसे ज्यादा जो मैंने कॉलेज में सीखा है वो मेरे एनवायरमेंट और मेरे सर्कल से, जो लोगों से सीखा है मैंने, जो जिस तरह का मेरा पर्सनैलिटी है, 90% ऑफ दिस गोज टू माई कॉलेज। तो डेफिनेटली गाइज आपको सोचना है, मैनेज करना है, एंड अल्टीमेटली आपको जरूर अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। प्लस सर, मैनेजमेंट जॉब्स बहुत अंडररेटेड चीज है जो बच्चों को पता ही नहीं होता है ना, जो बच्चे सोचते ही अगर नहीं सर है। जिनको मजा आ रहा है ना मैनेजमेंट जॉब्स में, तो उनके लिए बिल्कुल बहुत अच्छा चीज है ये। अगर आपको मैनेजमेंट में मजा बिल्कुल आता है तो आपकी लाइफ में स्ट्रेस नहीं होगा। आप लोगों को मैनेज बिल्कुल कर रहे हो, उसमें अगर मजा आ रहा है तो ठीक है कि आप मैनेज करने में ठीक हो, अच्छे हो, मार्केटिंग करने में अच्छे हो, तो इस जॉब में आपको फन मिलेगा, मजा आएगा। यस जो बाकी जैसे आप कोडिंग कर रहे हो, तो कोडिंग में भी आपको मजा आ सकता है, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा अलग टाइप का है। आपको घूमने को मिलेगा, आपको लोगों के साथ बातें करने को मिलेगा, मीटिंग करने को मिलेगा। तो अगर ये सब चीजें अगर आपको अच्छी लगती है तो इसमें काफी अच्छा स्कोप है और अच्छा पैकेज है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चों आपको ये चीज सोच के चलना पड़ेगा यार, कि अभी कॉलेज में हमें बहुत और भी अपॉर्चुनिटीज। मैं तो ये कहता हूँ कि 50% गवर्नमेंट, 50% सॉरी 50% कोर और टेक्निकल जॉब्स होती है कॉलेज में, और 50% मैनेजमेंट जॉब्स होती है। जो कंपनीज होती है लाइक जेडएस, है ना, उसके जेडएस, बाद म्यू सिग्मा, या ये म्यू सिग्मा, मतलब जो भी 7-8 लाख के रेंज की कंपनियां आती है, मैक्सिमम कंपनी आपको टेस्टिंग प्रोफाइल के लिए, एनालिटिक्स प्रोफाइल के लिए ले जाती है। वो आपसे कोड बिल्कुल नहीं करवाती है, कोडिंग नहीं करवाती है। वो उनका सॉफ्टवेयर बना हुआ है, यू हैव टू वर्क ऑन दैट, आपको उस पर बस काम करना है। यू हैव टू वेरीफाई द रिजल्ट्स, उसमें प्रोडक्ट में क्या फॉल्ट है आपको वो ठीक नहीं करना है। इवन सर सैमसंग सैमसंग में एक जॉब होती है, 14 लाख की जॉब होती है, ठीक है, बहुत सारे कॉलेज में 14 लाख ही देती है सैमसंग, और वो ले जाकर सिर्फ टेस्टिंग करवाती है। काफी इजी जॉब होती है, और कुछ इजी है तो बहुत सारे लोगों को अच्छी भी लगती है, बहुत सारे लोग खराब भी लगती है, कि दे आर नॉट लर्निंग एनीथिंग, दे आर जस्ट टेस्टिंग द प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स में क्या फॉल्ट है ये सॉफ्टवेयर बता रहा है, चेक करके और आपको आगे बढ़ा देना है। ठीक करने वाले लोग अलग हैं। तो फॉर दैट रीजन कुछ लोग जॉब छोड़ देते हैं, और कुछ लोगों को अच्छा लगता है कि चलो भाई कुछ सीखना नहीं है, कुछ करना नहीं है, मजे में चल रहा है, काफी चिल जॉब है। दैट इज अप टू यू, व्हाट यू वांट, व्हाट यू लव। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैनेजमेंट जॉब्स यार ऑब्वियसली बहुत सारे कंपनीज होती हैं जो अच्छा पैकेज, कोर से अच्छा पैकेज दे देती है। और इनिशियली अगर आपने उसमें जॉब कर लिया और बाद में जाके 2 साल बाद आपने एमबीए कर लिया कहीं आईआईएम से, तो वो आपको एड ऑन रहता है। आपका आईआईएम जो होता है बहुत अच्छा वेटेज रखता है एक्सपीरियंस का। प्लस अगर आपका मैनेजमेंट में ही एक्सपीरियंस है तो फिर आपकी बल्ले बल्ले करा देगा। तो डेफिनेटली गाइज आपको ये चीज सोचना है, आपको कोशिश करना है कि यार अगर हम इसको एक अच्छे लेवल पे आगे बढ़कर काम करें तो डेफिनेटली हमारा अच्छा आउटपुट आ सकता है, एंड इट विल बी वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स पॉसिबल अगर हमने मैनेजमेंट जॉब्स उठाई कॉलेज में। ठीक है, आईएम तो का बहुत सीएसई ऑप्शन है। वर्सेस एनआईटी श्रीनगर का ईसी, क्या कहेंगे सर आप? बहुत बार बहुत देरी से बच्चा सवाल पूछ रहा है। क्या बोल रहा है? आईएम का सीएसई, आईएम कोलकाता एक अच्छा हाँ कॉलेज है, ठीक है, हाँ 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 और हाँ। श्रीनगर का ईसीई। मुझे वो तो लगता है मैं तो बिल्कुल श्रीनगर के बारे में आपको मेरे से ज्यादा जानकारी है, आप श्रीनगर जाते रहते हैं, तो थोड़ा सा आप ही बताएं क्या करना चाहिए बच्चों को। श्रीनगर, एनआईटी श्रीनगर, यार देखो यार, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी सेफ है ना, अभी आपको कोई दिक्कत नहीं है वहां पे।
प्लेसमेंट्स की बात करें तो यार प्लेसमेंट्स थोड़ा सा आईएम कोलकाता इज आई आल्सो हैव हर्ड काफी अच्छा कॉलेज है ना प्रतीक, एंड ब्रांचेस आर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर, है ना, सीएसई इज स्लाइटली बेटर। तो प्लेसमेंट अभी श्रीनगर का मतलब डिसेंट कह सकते हैं, बहुत अच्छा नहीं है ना। अगर आप एवरेज पैकेज की बात करें तो 4-5 लाख का एवरेज पैकेज है अक्रॉस ब्रांचेस, तो उससे अच्छा मेरे ख्याल से आपको आईएम में सीएसई में मिल सकता है, आप ले सकते हो उस कॉलेज को। मैं तो आपको वो ज्यादा रिकमेंड करूंगा। डेफिनेटली सीएसई डेफिनेटली होता श्रीनगर का तो शायद से मैं आपको श्रीनगर बोलता जाने के लिए, बट हाँ अगर आपको थोड़ा सा ये भी फैक्टर है यार, अगर आपको थोड़ा सा घूमना फिरना पसंद है, अगर आपको थोड़ा कश्मीर वगैरह वादियों वगैरह का थोड़ा इंटरेस्ट है, थोड़ा थोड़ा सा टैग आपको चाहिए, वो भी है, नाइटी टैग चाहिए। टैग भी चाहिए, है ना, तो यार इस चीज के लिए अगर आप जाओ तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, एंड आप ले सकते हो। बट सिर्फ और सिर्फ करियर वाइज बात करूं, प्लेसमेंट वाइज बात करूं, तो मैं आपको आईएम सजेस्ट करूँ। पर और भी सारी चीजें होती है यार, है ना, सिर्फ और सिर्फ प्लेसमेंट ही नहीं मैटर करता है ना। 80 to 90% वेटेज डेफिनेटली इसका रहता है, बट हाँ थोड़ा बहुत आपको इधर उधर की चीजें भी सोचनी पड़ती है कहीं एडमिशन लेने से पहले। तो गाइज यही है, कॉलेज में आपको जाना है, थोड़ा सा आपको रखना है कि यार हमें किस तरह से चीजों को आगे बढ़ाना है, लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, एंड डेफिनेटली दैट विल मैटर, वो जरूर मैटर करेगा। ओके डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। और सर दिल की सुनना तो बहुत जरूरी है ही, फॉलो योर हार्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉलेज में जाके फॉलो योर हार्ट करना काफी इंपॉर्टेंट रहता है कि यार हम चाहें जो जो भी चीज करना, तो उसके लिए हमारी जो दिल बोले, क्योंकि सर जॉब है, लाइफ है, दिल के सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली। यस सर, डेफिनेटली। सर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपने तो ये बता दिया कि सिविल में पढ़ना क्या क्या होता है, अब हम बच्चों को थोड़ा ये बताते हैं कि हर ब्रांच में करना क्या क्या होता है। अगर वो सिविल इंजीनियर बनता है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बनेगा तो क्या करेगा, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनेगा तो क्या करेगा। यस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है सर। तो एज अ कोडर सर आप बताइए, सर आपको थोड़ा सा ज्यादा नॉलेज है मेरे से इसके बारे में, एज अ कोडर वो क्या कर रहा होता है लाइफ में, और अगर किसी अच्छी कंपनी लाइक अमेजोन में है, या फिर मॉर्गन स्टैनली में है, या फिर वो किसी भी डीशा जैसी कंपनी में है, तो वो कर क्या रहा होता है वहां पे बेसिकली? कोड कर रहा होता है, मैं तो ये कहूंगा प्रोडक्ट्स बना रहा होता है, चैलेंजेस एक्सेप्ट कर रहा होता है, क्योंकि प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट आती है। इंडिया में मैक्सिमम सर्विस बेस्ड कंपनियां हैं कि अब मेरी मान लीजिए आपकी कंपनी, आपको कुछ बनवाना है, डेवलप करना है। जोमेटो है, जोमेटो को अपनी ऐप बनवानी है, ठीक है, फूड डिलीवरी ऐप बनवानी है, तो वो ऐप बनाएंगे, ठीक है। फिर किसी को मान लीजिए कि कोई शॉपिंग ऐप बनवाना है तो शॉपिंग ऐप बनवाएगा, किसी को सॉफ्टवेयर बनाना है, इंटरनल मैनेजमेंट के लिए सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है, डेटा मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर बनाना है, तो वो अलग अलग टाइप के टास्क उसके पास आएंगे, उस पर वो काम कर रहा होगा। कई बार हो सकता है कि वो एकदम बहुत सारी चैलेंजिंग चीजों पे भी काम कर रहा होगा। कई बार लोग सर अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके फेक न्यूज डिटेक्शन पे काम कर रहे हैं कि फेक न्यूज को कैसे डिटेक्ट किया जाए, ठीक है। उसके अलावा फिर फेक न्यूज डिटेक्शन हो गया, और भी बहुत सारे टाइप्स के डिटेक्शन है। जैसे आपके पास कॉल्स आते हैं, ठीक है, तो कॉल्स जैसे आपका अभी आईसीआईसी बैंक ने इंप्लीमेंट किया है कि आप उस पर कॉल करेंगे तो आपसे वो बात करके ट्रांसफर कर रहा है। जैसे आपसे पूछता है कि आप किस लिए कॉल किया, तो आप बोलते हैं कि मुझे डेबिट कार्ड में प्रॉब्लम है, तो पूछेगा डेबिट कार्ड में क्या प्रॉब्लम है। इतना ऑटोमेशन का जमाना आ गया है। फिर आप बोलेंगे पैसे नहीं निकल रहे हैं, तो फिर आपसे और सवाल पूछेगा, अच्छा पैसे नहीं निकल रहे हैं, पैसे नहीं निकल रहे हैं, तो फिर आपसे 2-3 चीज और पूछेगा कि अपना कार्ड नंबर बताइए, फिर कार्ड नंबर बता देगा। तो पूछेगा कि आपने लास्ट टाइम पैसे निकालने की कोशिश कब की थी, क्या एरर आएगा। अब समझ रहे हैं, एकदम पूरा ऑटोमेशन लगा दिया गया है, एआई लगा दिया गया है। तो 2 साल पहले मेरी एक फ्रेंड थी बैंगलोर में, शी वाज वर्किंग एज एन इंटर्न ऑन दिस प्रोजेक्ट,
ठीक है। तो ये सब नई नई चीजें हैं जो आपको फैसिनेट, मजा भी दिलाएगा, लेकिन चैलेंजेस भी होगा। आपका दिमाग ही नहीं काम करोगे यार, कैसे लगाएं, क्या करें। कई बार ऐसे एरर्स आ जाएंगे सर। कंप्यूटर साइंस वालों के लिए जो सबसे बड़ी चीज होती है एरर्स ठीक करना। एक छोटा सा एरर है, एरर बार बार आ रहा है, लगेगा सब ठीक कर रहा हूं मैं, एवरीथिंग इज फाइन, सारे लाइन कोड को मैं 10 बार देखूंगा, मिलेगा नहीं एरर सर, पता नहीं चलेगा कहां से हो रहा है। फिर आप गूगल कर रहे हो, सर्च कर रहे हो, पढ़ रहे हो, फिर जाके आपको एक दिन बाद, 2 दिन बाद एरर ढूंढ के मिलता है, फिर मजा आता है कि मैंने यहां गलती करी थी, एक लाइन गलत था बस मेरा। ठीक है, ये होती है कंप्यूटर साइंस। आप कोडिंग जब करते भी है ना बच्चे सर, एक एक वेबसाइट्स हैं जहां पे एक एक प्रॉब्लम को बच्चे 4-4 दिन सोचते हैं, 5-5 दिन सोचते हैं, और जब सॉल्व होता है तो उनको मजा आ जाता है। तो वही चीज उनको कंपनी में जाके भी करनी होती है, सेम चीज। ठीक है, अब बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अभी आपको कोई भी एक कंपनी उठा लो, कोई भी एक छोटी सी कंपनी आप उठा लोगे ना, फ्लिपकार्ट उठा लोगे, देखने में तो लगता है कि एक क्या है, एक ऐप है, बस उस ऐप पे जाके हम ऑर्डर करते हैं, उनको सामान दिख जाता है, और हमको सामान दिख जाता है, और फिर वो ऑर्डर मार देते हैं, ये सब हो जाता है। ठीक है, लेकिन आप इंटरनल चीजों को देखो कि फ्लिपकार्ट के ऐप पर पहले जिसका सामान है वो अपलोड करता है, अपना पूरा सब कुछ अपलोड करता है, समझ रहे हो आप बात को। फिर उसके अपलोड करने का एक पोर्टल बना हुआ है, जो दुकान वाला है, शॉपकीपर है, उसके लिए, जो बेचने वाला है उसके लिए एक अलग डैशबोर्ड बना हुआ है, वहां से वो लॉग इन करता है, सामान डालता है, अलग अलग चीजें बनाया है डेवलपर ने। ठीक है, उसके बाद आता है कि वो सामान वहां जाके विजिबल हो गया। फिर वहां पे एक बैठा हुआ है कि अब आप कोई जाके सर्च कर रहा है कि मुझे लैपटॉप चाहिए, तो लैपटॉप चाहिए, किस रेंज का चाहिए, आप वहां पे जाके फिल्टर, पहले तो आप दिखाता है कि लैपटॉप चाहिए तो सारे लैपटॉप दिखा दिया वो, फिर फिल्टर आप लगाते हो अलग से, उसके लिए उसको कोड लिखना है, समझ रहे हो ना। तो उसके पास चैलेंजेस की कमी नहीं है, चैलेंजेस ही चैलेंजेस है। अब ये और सुनो, और क्या करता है वो, कि मान लो कि आपको, उसको पता चल गया कि आपको डेल का लैपटॉप पसंद है, तो चाहेगा कि बार बार आपको डेल का लैपटॉप लगा दिखाए, तो वो चाहेगा, कौन चाहेगा, फ्लिपकार्ट चाहेगा। अल्टीमेटली हम कहें तो कौन चाह रहा है कि वो इंजीनियर, फाइनली तो जाना है कोडर के पास, वो कोडर चाहेगा कि ऐसा कोड लिख दे कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है, जो आप पसंद करते हो, वही लैपटॉप आपको दिखाई दे। तो फिर वहां पे लग जाएगी डेटा साइंस, तो उसके लिए वो कोड लिखेगा। सर फ्लिपकार्ट के ऐसे ऐसे हमारे दोस्त हैं, अमेजॉन की कंपनी, ऐसे बड़े बड़े कंपनी में जब सेल लगती है ना, 2-2 बजे रात तक वो जगे रहते हैं, कि 2 बजे रात को कोई एरर आ जाता है ना, उनको उठ के ठीक करना पड़ता है, एंड दे लव इट, वो उनको मजा आता है, उनको मजा आता है ये चीज करने में। तो अल्टीमेटली आप कुछ इस टाइप की चीजें कर रहे होंगे। इट्स ऑल अबाउट कि आपका एकदम लैपटॉप हमेशा साथ रहेगा, और उस पर आप दिमाग लगा रहे हो, ऐसे ऐसे कर रहे हो, टाइप कर रहे हो, ढूंढ रहे हो, दिमाग का एकदम पूरा, कई बार ऐसा भी होगा कि एकदम पूरा ऐसा लगेगा कि दिमाग फट जाएगा, अब नहीं होगा मेरे से, बट स्टिल आपको ट्राई करना पड़ेगा। कुछ दिन मैंने किया है तो आई कैन फील दैट कि कैसे होता है कोडिंग, क्या होता है। ठीक है, और इट्स ऑल अबाउट कि आपको जो सामने दिखाई देता है प्रोडक्ट ना, वो बनाने में ना बहुत मेहनत लगती है, छोटी से छोटी चीजें बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। जैसे अभी आप देख लो, अभी आप, हम लोग आपको लाइव पढ़ा रहे हैं, तो इससे शायद आपको और ज्यादा समझ में आएगा। तो हम और अभिनव सर एक जूम के थ्रू कनेक्टेड है, ठीक है। फिर ये पूरा डेटा हम लोग सेंड कर रहे हैं यूट्यूब के पास, ठीक है। तो सोचो जो यूट्यूब का सिस्टम होगा वो किस तरह से काम करता होगा, ठीक है। वहां यूट्यूब है, पहले वहां पे ये क्रिएट होता है सेशन हमारा, कि 7 बजे हमारा ये सेशन होगा, तो क्रिएट करने का पैनल जो सामने दिखाई देता है, पहले डेवलपर ने वो बनाया, फिर उसका इंटरनल कनेक्शन भी होता है कि वो डेटा स्टोर होती है, सिर्फ दिखता है सामने वो नहीं है, वो अंदर में स्टोर भी तो होगा, वो स्टोर होता है। फिर जब हम लोग आते हैं वो हमें की देता है, फिर हम उसको डालते हैं, फिर हम लाइव पे क्लिक करते हैं, फिर लाइव जाता है, फिर उसमें आप लोग भी आ गए, अब आप आके कमेंट करते हो, अब उसको कमेंट वाला भी बनाना है कि आप कमेंट करोगे, ठीक है। फिर वो डिलीट करने वाला ही बनाना है कि आप उल्टे फुल्टे कमेंट लिख दोगे, गाली गलौज कर दोगे, तो हमें डिलीट भी करना है, ठीक है। तो उसके लिए भी उसको कोड लिखना है, मतलब आपके हर एक्टिविटी के लिए आपको लाइक करना है, अभी डिसलाइक नहीं दिखा रहा है तो उसको हटाने के लिए भी कोड लिखना है उसको, ठीक है। आप सब्सक्राइब करते हो, आपको नोटिफिकेशन भेजना है, उसके लिए कोड लिखना है। समझ रहे हो कितना कितना कोड लिखना होता होगा, ठीक है। और कई बार ऐसा भी होता है कोड भी खराब होते हैं, कोड में मतलब अभी वो सही चल रहा है, पिछले 1 साल से सही चल रहा है, अचानक से कोई बग आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम, जैसे कोई मशीन है चल रही है, अचानक से कोई प्रॉब्लम आ जाता है ना, कोड में भी ऐसा होता है,
अचानक से कोई प्रॉब्लम आ जाएगा, अब उसको ढूंढना पड़ेगा कि इस लाइन में ये प्रॉब्लम है, उसको ठीक करना होगा। अगर प्रॉब्लम नहीं आता है कोड में तो इतने ज्यादा कंप्यूटर साइंस इंजीनियर की जरूरत नहीं पड़ती। ऐप बन गया, चल रहा है, क्या जरूरत है इंजीनियर्स की? तो वो प्रॉब्लम्स ठीक करने के लिए, बग्स ठीक करने के लिए इंजीनियर्स की जरूरत होती है। फिर उसके बाद आते हैं हैकिंग वाले, कि अब सब कुछ ठीक चल रहा है, मजे में चल रहा है, कोई हैकर आया, वेबसाइट हैक कर लिया, ठीक है। तो हैकिंग से कैसे बचना है, उसका कोड अलग से लिखना है, मतलब कोड ही कोड लिखते रहना है। इट्स ऑल अबाउट कोड्स, ठीक है। पूरा कंप्यूटर साइंस इंजीनियर का जो लाइफ है कोड्स में घूमता है, कोड्स के चारों तरफ घूमता है, ठीक है। तो अगर आपको कोड्स में मजा नहीं आएगा, लगेगा क्या ये टाइप कर रहे हैं, क्या ये लिख रहे हैं हम, मतलब सी आउट सी इन क्या लिख रहे हैं हम, ठीक है। एक सेमी कॉलन छूट जा रहा है, पूरा कोड गलत हो जा रहा है, उसमें आपको अगर इरिटेट हो रहे हो ना, प्लीज कंप्यूटर साइंस मत लेना, मत लेना कंप्यूटर साइंस। ये इसमें आपको इरिटेट नहीं होना पड़ेगा। एक बिल्कुल, बहुत बहुत बच्चे सर इसमें घबरा भी जाते हैं और फिर इरिटेशन के कारण फिर मतलब इस तरह का अगर आपके पास थोड़ा भी नेचर है तो फिर कंप्यूटर साइंस बिल्कुल आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है सिचुएशन हमारे लिए हैंडल करना, क्योंकि आगे लाइफ में यही होगा और बहुत बार 10 बार करोगे रन नहीं होगा, एक फिर 11वीं बार होगा, तो यही होता है ना। और आपको धीरे धीरे ही सीखने को मिलेगा और अल्टीमेटली आप एक अच्छे कोडर डेफिनेटली बन पाओगे, तभी जब आपको ये सारा आपके पास एक्सपोजर हो। एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, आसानी से इतनी जल्दी नहीं हो जाएगा। आप एक वेबसाइट बनाते हो ना जब भी, तो आपको दिखता है कि ये कितने आसानी से ये रेड हो गया, ये ब्लू हो गया कलर। हमें हर चीज के लिए कोड लिखना होता है। अगर हमें एक लेटर को रेड करना है ना, तो उसके लिए एक लेटर के लिए हमें लिखना पड़ेगा कलर इज इक्वल टू रेड, जो भी होता है HTML कोड में। मैं आपको कोडिंग नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन लिखना पड़ेगा रेड। अगर एक वर्ड को रेड करना है, अगले को येलो करना है, अगले को ब्लू करना है, तो हर के लिए लिखना पड़ेगा। एक लेटर को भी करना है तो लिखना पड़ेगा, एक स्पेस देने के लिए भी कोड लिखना पड़ेगा। स्पेस देने के लिए, अगर एक से ज्यादा मुझे स्पेस देना है तो उसके लिए कोड लिखना पड़ेगा। एक लाइन तोड़ना है कि पहले लाइन में लिखा हो लव कोडिंग C++ जावा पाइथन, अगले लाइन में लिखा हुआ इंटरेस्टिंग, तो उसके लिए कोड लिखना पड़ेगा। अपने आप नीचे नहीं आएगा इंटर मारने पे। वो MS वर्ड में इंटर मार दे तो नीचे आ जाता है ना जब, लेकिन वेबसाइट बनाओ तो नीचे नहीं आएगा, उसके लिए कोड लिखना पड़ेगा। तो ये सब काम होते हैं कोडर्स के। बिल्कुल बिल्कुल सर, आ जाते हैं थोड़ा सा ईसी और इलेक्ट्रिकल वाले में, आप ज्यादा बता पाएंगे सर मैं चाहूंगा कि पहले आप सिविल मैकेनिकल का बता दे, थोड़ा मैं आराम कर लूं, फिर मैं इस पे आऊंगा। चलिए बिल्कुल। तो सिविल मैकेनिकल गाइस, सो दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यार आप समझें कि यार मैकेनिकल ऐसा सिविल इंजीनियर, आप पहले मैं बताता हूँ आपको कैसा क्या करना है। देखो यार, एक तो या तो आप सरकारी में हो या तो आप प्राइवेट में हो, बात एक ही है। अल्टीमेटली ज्यादातर 60-70% लोग जो होते हैं वो आपका फील्ड वर्क कर रहे होते हैं, है ना। फील्ड वर्क में क्या है, जैसे कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी में ज्वाइन किया उन्होंने, जैसे L&T में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में ज्वाइन किया, तो उनका काम होता है ये ऑब्वियसली हर एक चीज तो वो हैंडल नहीं कर सकते, उनको सुपरवाइज करना कि यार बीम सही से डल रही है कि नहीं, जितना उसको नापा, है ना। जैसे मैंने आपको बताया गाइस, सिविल में क्या होता है, एक चीज होती है फोर्स और एक होता है स्ट्रेंथ। तो फोर्स और स्ट्रेंथ, हमेशा स्ट्रेंथ शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन फोर्स। तो स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगा, डायमेंशंस पे। किसके डायमेंशन पे, बीम का डायमेंशन, है ना। आपका जो फाउंडेशन डल रहा है उसका डायमेंशन, आपका जो वॉल डल रहा है उसका डायमेंशन, है ना, जो आपका स्लैब है उसका डायमेंशन। तो डायमेंशन कहाँ से, जितना विड्थ हमने डिजाइन किया है उतना का ही डलना चाहिए, राइट। तो एक एक चीज जो होती है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है गाइस, जब आप एक एज ए सिविल इंजीनियर काम कर रहे हो, क्योंकि यार ये कंस्ट्रक्शन शुड बी परफेक्ट। थोड़ा सा भी अगर आपका एरर आया तो आपका बिल्डिंग कोलैप्स कर सकता है। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा, ये चीज आपको सोचना पड़ेगा एज अ सिविल इंजीनियर कि हर चीज परफेक्शन से हो रही है। एज अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर मान लो आपका कोड गलत हो गया, तो या मेरा दोस्त आया था परसों ही मेरे घर पे था, ही इज अ टॉप नॉच कोडर इन मिंत्रा, वो नायका में भी था पहले। तो वो बता रहा था यार मेरा एक कोड गलत हो गया, कार्ट में आइटम्स डल ही नहीं रहे, सोचो। और आज से कुछ 3 साल पहले वो था नायका.com में, और नायका वाज जस्ट अ राइजिंग कंपनी। तो उस टाइम पे उसी ने पूरा नायका का डिजाइन किया था कोड सिस्टम, और
ऐसा हुआ कि उसने ऐसा सी चीज उसने एक गलती कर दी कि ऐड ही नहीं हो रहे हैं आइटम्स, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कंपनी को 3-4 या फिर 5 मिनट के लिए कुछ ऑर्डर्स नहीं आएंगे, तो वो एक मॉनेटरी लॉस है। पर एज अ सिविल इंजीनियर आप कुछ गलत कर रहे हो तो पूरा बिल्डिंग कोलैप्स हो सकता है, पूरा ब्रिज कोलैप्स हो सकता है, तो वो लॉस ऑफ लाइफ हो जाएगा वहां पे। तो बहुत सारी प्रिकॉशंस लेके चलने, और इसीलिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, मान लो अगर डायमेंशन बनाना था इतने का, तो हमने फोर्स मान लो हमने 100 न्यूटन के अकॉर्डिंग अगर हमने डिजाइन किया, तो हम लोग उस पर एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा देते हैं 5% का, तो हम लोग 105 के लिए डिजाइन करते हैं, ताकि थोड़ा बहुत गड़बड़ भी हो तो भी बिल्डिंग सही रहे। तो इस तरह से आप डिजाइन में जा सकते हो, है ना, आप फील्ड वर्क में जा सकते हो, राइट। तो इस तरह से आप एज ए सिविल इंजीनियर जॉब कर सकते हो। प्लस रोड में भी वही, अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में घुसते हो, जैसे बॉर्डर रोड्स करके एक डिपार्टमेंट है इंजीनियरिंग सर्विसेज में आपको मिलता है, तो उसमें भी आपका यही गेम रहता है कि आप क्या करो कि यार रोड सही से डल रहे हैं, उसमें 3-4 लेयर होती है, वन बाय वन ऑल द लेयर्स हैव बीन स्प्रेड प्रॉपर्ली, तो ये सारी चीजें आपको देखना रहता है। ब्रिज में भी वही है, ब्रिज पे कितना फोर्स लग रहा है, आपका जो स्टील स्ट्रक्चर का आपने डिजाइन किया है ब्रिज में, वो डायमेंशन सही से लग रहे हैं, सही से वो अलॉटेड है जहां पे उनका पोजीशन है। तो ये सारी चीजें एज ए सिविल इंजीनियर आपको करना रहता है। तो ये हो गया सिविल। मैकेनिकल की बात करें, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में काफी वेराइटी है। एज अ मैकेनिकल इंजीनियर आप ऑब्वियसली एक किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में भी जा सकते हो। प्लस थोड़ा बहुत बात करते हैं व्हीकल में, जैसे मर्सिडीज हो गया, राइट, आपका टाटा मोटर्स हो गया, इस तरह का प्लेसमेंट होता है आपका, है ना, इन सारी बड़ी बड़ी कंपनीज में, राइट। तो उसमें आप अगर देखोगे, जाके डिटेल में देखोगे, तो यार मोटर सिस्टम्स काफी अच्छे होते हैं, मोटर के बारे में आपको काफी अच्छा नॉलेज होना चाहिए, व्हीकल की स्ट्रेंथ के बारे में, व्हीकल में नए फीचर्स ऐड ऑन हो रहे हैं वो क्या है, उसमें पंप काफी ज्यादा, पंप डिजाइन में मैकेनिकल इंजीनियर काफी प्लेस होते हैं। तो वो फ्लूइड कंपनी में भी हो सकते हैं, किसी कंपनी जो थोड़ा सा फ्लूइड मैकेनिक से डील करती है, राइट, पंप्स बनाती है, राइट, वाटर प्यूरिफायर्स बनाती है ना, इस तरह की कंपनी। बॉश जैसे बहुत बड़ा मैकेनिकल का रिक्रूटर है बॉश, तो ये सारी चीजें वहां पे पंप्स में कैसे वो सक कर रहा है, कैसे वो फ्लो बढ़ा रहा है, सो ऑल दैट थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एज अ मैकेनिकल इंजीनियर, और आपको ये सारी चीजों में थोड़ा बहुत अच्छा आपको लगना चाहिए। तो ये हो गया इन शॉर्ट आपका मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग में। यस सर। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको जैसे कुछ कंपनीज के नाम अगर हम बताएं इंडिया में है, तो जैसे क्वालकॉम, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, तो ये सभी कंपनीज जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर होते हैं उनका काम क्या होता है बेसिकली, अगर हम रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स की बात करें तो दे वर्क ऑन एम्बेडेड सिस्टम। व्हाट इज एम्बेडेड सिस्टम? एम्बेडेड सिस्टम में आप समझ लो कि इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई सामान है, उसमें कोडिंग लग रही है, वो बन गया आपका एम्बेडेड सिस्टम। ठीक है, जैसे आप हम बहुत सारी चीजें हैं, हमारा एटीएम मशीन वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स आपका स्क्रीन है, लैपटॉप भी एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। तो ये सब कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं। आप जो भी आप मेट्रो में आप जो टिकट निकालते हैं तो भी एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। तो वो इंजीनियर्स बेसिकली क्या करते हैं, ये इन सब चीजों का क्रिएशन करते हैं। ठीक है, वो फॉल्ट डिटेक्ट करने वाले जो इंजीनियर होते हैं वो डिप्लोमा वाले होते हैं जनरली, जो छोटे लेवल पे काम करते हैं, लैपटॉप बनाते हैं, मोबाइल बनाते हैं। जो बीटेक करके जाते हैं वो डेवलपमेंट करते हैं, वो चीजें बनाते हैं, कोड करते हैं, थोड़ा बहुत कोड करेंगे और बना के देंगे, सेंसर्स लगाएंगे, सेंसर्स पे काम करेंगे। ठीक है, आर्ड्रीनो पे काम करेंगे। आर्ड्रीनो क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जिसमें कुछ कोड डाला जा सकता है, कि मैंने एक आर्डिनो एक डिवाइस है जिसमें मैंने कोड लैपटॉप में लिखा और उसके अंदर डाल दिया और उससे सेंसर बना दिया, उससे सेंसर लगा दिया और फिर उसको बोल दिया कि आप ये काम करो, तो सेंसर्स आप ये काम करते हैं। जैसे सेंसर्स का करने का मतलब हुआ काम। जैसे अभी आप लोग देखते हैं अभी ऐसे लाइट्स लगने लग गई हैं, हर जगह मिलने लग गई है, जिसके नीचे जब आप आते हैं तभी वो जलती है। हमारे हॉस्टल में भी लगी थी। तो वहां पे अल्ट्रासोनिक सेंसर लगता है जो डिस्टेंस को सेंस करता है, पर्सन को सेंस करता है। जैसे यहाँ पे अल्ट्रासोनिक सेंसर है, यहाँ पे मैं हाथ लाऊंगा उसको सेंस करेगा, तो सेंस करते हैं, उसको सेंस कर दिया तो उसको कोड लिखा गया कि जैसे ही दिखे कि इसके नीचे कोई है, तुम क्या करो, जिस पिन से उस बल्ब को कनेक्ट किया गया उसका पावर ऑफ कर दो, नहीं ऑन कर दो, सॉरी, तभी तो वो जलेगा। ठीक है, और जैसे वो पर्सन हटे ऑफ कर दो, तो इस पे वो काम कर रहा है। ठीक है, समझ रहे हो ना।
इसी तरह से ये हो गया अल्ट्रासोनिक सेंसर। उसी तरह से बहुत सारे सेंसर्स आते हैं, ठीक है। जैसे और सेंसर्स के नाम आपको हम बताते हैं, पल्स सेंसर होता है, ठीक है, जो पल्स को डिटेक्ट करता है, ठीक है। तो पल्स डिटेक्ट करके बहुत सारी चीजें बताएगा, ठीक है। उसके अलावा हमारा ये तो सेंसर्स की बात हो गई। फिर आता है जैसे आर्डिनो हो गया। आर्डिनो के अलावा फिर हमारे पास एक रेस्पबेरी पाई होता है। रेस्पबेरी पाई भी क्या, एक छोटा कंप्यूटर है, वही काम करता है। आर्डिनो रेस्पबेरी पाई में यही डिफरेंस है, ये रेस्पबेरी पाई एक कंप्यूटर की तरह काम करता है और पूरा कंप्यूटर की सारी चीजें आप उसमें डाल सकते हो। लाइक आपको होम ऑटोमेशन यू कैन डू, अगर बेसिक लेवल पे बात करें तो, यूजिंग द रेस्पबेरी पाई, ठीक है। और आप पूरे घर के चीजों को कंट्रोल कर सकते हो यूजिंग योर मोबाइल फोन। आप घर के बाहर हो और आप घर के बाहर रहते हुए आप घर की लाइट्स को ऑफ कर सकते हो, ठीक है। तो दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ रेस्पबेरी पाई। तो ये बेसिक नॉलेज हो गई, ठीक है। तो मेनली आप चिप्स पे भी काम करते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर चिप्स बनाते हैं, छोटे छोटे चिप्स, सेमीकंडक्टर चिप्स, ठीक है। और सिर्फ अलग अलग, जैसे आपके कंप्यूटर में भी चिप्स लगे हुए हैं, आपके मोबाइल में चिप्स लगे हुए हैं, तो समझ लो कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं, बड़े बड़े डिवाइसेस हैं, उसके अंदर जो छोटी छोटी चीजें लगी हैं वो करना होता है एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर को, ठीक है। आपके लैपटॉप जब आप खोलते हैं तो उसका मदरबोर्ड होता है, उसमें एन नंबर ऑफ चीजें होती है, बहुत सारी चीजें, माइक्रो कंट्रोलर होता है, आईसीज होती हैं, आईसी होती है ना, आईसी तो सबने, रेडियो में भी आईसी होती है, ठीक है। तो आईसी लगी होती है, तो आईसी बनाने का काम होता है। एक ऐसा आईसी बना के दे देगा आपको जो बहुत सारे काम करेगा, ठीक है, बहुत सारे काम में यूज हो जाएगा, एक ही आईसी होगा। तो आईसी को बनाना, डेवलप करना किसका काम होगा, एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का काम होगा। उसको असेंबल करके कुछ नया प्रोडक्ट बना देना एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का काम होगा, ठीक है। और इंडिया में जनरली ये चिप डिजाइनिंग बहुत कम होती है, इंडिया के बाहर ज्यादा होती है। ताइवान उसके लिए बहुत फेमस है, तो लोग ताइवान जाते हैं, वहां पर चिप डिजाइनिंग की बहुत सारी कंपनी है। तो ये एक कुछ हो गया। बहुत सारे लोग छोटे लेवल पे भी काम करते हैं कि वो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं, रोबोटिक्स के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं और उनको रियल लाइफ में यूज करके दिखाते हैं। बट जैसे आप छोटे छोटे रोबोटिक्स के प्रोजेक्ट्स की हम बात करें तो, जैसे एक मैंने खुद बनाया था लाइन फॉलोअर रोबोट। उसको एक कंडीशन डाला गया कि जहां आपको लाइन दिखेगा, रेड लाइन, तो उसी लाइन पे चलना है। तो एक छोटा मॉडल हुआ। अब उसको रियल लाइफ में कहां यूज करना है वो आपका काम है, ठीक है। कि हमने एक मॉडल आपको बना दिया कि ये जो एक गाड़ी है, खिलौना है, ये सिर्फ रेड लाइन पे चलेगा, ठीक है। तो वो उस तरह से जाएगा। आपका पूरा जो सिस्टम होता है ट्रैफिक लाइट जो सिस्टम होता है पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स से बनाया जाता है, पूरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से बनाया जाता है। उसका पूरा जो स्ट्रक्चर है, बेसिक मैथमेटिक्स है, पूरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से लिखा जाता है। जो आप देखते हैं ना, ऑटोमेटिक जो लाइट्स आपकी रेड हो जाती है, येलो हो जाती है, ग्रीन हो जाती है, जो सिग्नल चेंज होता है, जो टाइमर आपका चलता है वहां पे, वो पूरा सब कैसे कंट्रोल होता है, वो सब इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का काम होता है रियल लाइफ में, अगर हम लोग बात करें तो, ठीक है। फिर इसके अलावा आपके लिफ्ट का जो सिस्टम है, उसमें भी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स लगा हुआ है कि आपने दबा दिया 1 2 3 4 जो भी दबा दिया, वहां जाके उसको रुकना है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, ठीक है। और उसके अलावा फिर और हम लोग बात करें, अभी बहुत जगह पे आपको ऐसा मिलेगा कि आपको एक कार्ड दे दिया था, वो कार्ड आप दिखाते हैं, आपका दरवाजा गेट खुल जाता है, तो वहां पे आता है फिर हमारा कार्ड पे, जैसे अभी फास्टैग आप सबने सुना होगा, फास्टैग सुना होगा सबने, जहां पे अब टोल टैक्स के लिए गाड़ियों को रुकना नहीं पड़ रहा, ऑटोमेटिक पैसे कट जा रहे हैं। तो फास्टैग क्या है, गाड़ियों में भी एक वैसा टैग लगाया जाता है और वहां भी लगाया जाता है, तो एक टेक्नोलॉजी है, उसको डिटेक्ट करता है, ठीक है। और फिर उसके अकाउंट को से लिंक्ड रहता है, वहां से पैसे कट जाते हैं। तो ये इसका बेसिक मॉडल हमारे कॉलेज वालों ने भी बनाया था यूजिंग ARM एक और डिवाइस है जस्ट लाइक आर्डिनो जो मैंने आपको बताया, और उसका यूज करके उन्होंने बनाया था और उसके लिए उनको प्राइज भी मिला था, ठीक है। तो बहुत पहले से ये चल रहा था, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स कैसी ऐसी चीजें हैं जिनका यूज करके बहुत सारे रियल लाइफ की चीजें बनाई जा सकती है, रियल लाइफ में यूज करने वाली चीजें बनाई जा सकती है। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आप अभी आपने देखा होगा, आप लोग यूज करते हैं, सब लोग करते हैं, हम ATM कार्ड लेके जाते हैं दुकान पे, वहां पे स्वाइप करवाते हैं, जो स्वाइप मशीन होता है, तो उसमें
आप एटीएम डालते हैं उसको, वो उसके डेटा को रीड करता है, रीड करने के बाद इंटरनेट के थ्रू आपके बैंक अकाउंट से पैसे काट लेता है। तो पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, ये कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। तो वो बनाना किसका काम है? इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का काम है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है कम्युनिकेशन भी आता है, कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन बहुत, ये क्या है जो हमारा अभिनव सर बात कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, ये भी एक कम्युनिकेशन है। दिस इज द इंटरनेट कम्युनिकेशन। तो इस कम्युनिकेशन में सबसे पहले आता है मोबाइल कम्युनिकेशन। मोबाइल कम्युनिकेशन में जो आपका पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम है कि आप जो आपने कॉल लगाया, कॉल लगाते समय पहले वो एक टावर, आपने देखा होगा टावर के पास जाता है, ठीक है, फिर वो एक और बड़े टावर के पास उसको भेजता है, ठीक है, फिर वहां से वो ट्रांसमिट होके जाता है किसी और पर्सन के पास जिसको आप कॉल लगाना चाह रहे हैं। तो ये जो पूरा सिस्टम है, इस पे काम कौन करता है? इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। अभी आपको जो 5G का चल रहा है कि 5G इंटरनेट आएगा, 4G आया आपके पास, ये सब किसका काम है? इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का काम है। ये पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम, जो इंटरनेट कम्युनिकेशन सिस्टम है, आप लोगों को पता होगा कि पूरा इंटरनेट का जो ट्रांसमिशन होता है, ये पूरा समंदर के नीचे तार बिछे रहते हैं, वहां से होता है। ठीक है, सी के अंदर में तार बिछे रहते हैं, जो भी कंपनी है सब तार बिछा के रखी हुई है, ठीक है, और बहुत बहुत लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस तक तार बिछे रहते हैं। तभी तो आप यहां बैठे बैठे अमेरिका की कोई वेबसाइट है वहां से डेटा देख ले तो इंटरनेट से, ऐसा नहीं होता, इतना आसान नहीं है वो। आप यहां गूगल पे जाके सर्च करते हो, आप यहां पटना में बैठे हुआ हूं मैं, तो पहले जिस कंपनी का इंटरनेट मैं यूज कर रहा हूं उसके सर्वर पे वो जाता है इंफॉर्मेशन, वो रिक्वेस्ट जाता है कि इस पर्सन को इस वेबसाइट से ये इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, रिक्वेस्ट जाता है। फिर तुरंत वो समंदर के नीचे जो तार बिछा हुआ है उससे वहां पे रिक्वेस्ट जाता है और वहां से फिर वापस भी आ जाता है। समझ रहे हो कितना फास्ट होता है ये सब चीजें? ठीक है, तो ये सब कम्युनिकेशन करवाना किसका काम है? इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का काम है। रेडियो कम्युनिकेशन, टीवी, जो आप टेलीविजन लगाते हो, टीवी लगाते हो, वो कम्युनिकेशन किसका काम है? पूरा कम्युनिकेशन का जिम्मा किसका है? इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का है। पहले के जमाने में टीवी के एंटीना आता था वो वाला, जिसमें हम साइकिल का वो रिंग में लटका देते थे तो हमारा दूरदर्शन चल जाता था, ठीक है। उसको अब एडवांस बनाया गया, डिजिटल बनाया गया। उस समय सिर्फ एक ही दो ही कलर था आपका, ब्लैक एंड व्हाइट में चलता था, अब मल्टीपल कलर्स आते हैं। तो ये पूरा कैसे पॉसिबल हुआ? ये जो डेटा का ट्रांसमिशन है अभी कैसे हो रहा है? ये हो रहा है आपका बिकॉज बाय द हेल्प ऑफ एंटीना। तो अलग अलग टाइप के एंटीनास बनाना, फिर उनका पावर कैलकुलेट करना, मॉड्यूलेशन कैलकुलेट करना, नॉइज कैलकुलेट करना, नॉइज को रिमूव करना, ताकि आप अच्छे से बात कर सके, मीठी मीठी बातें बाबू सोना की सुन सकें। इसका ये कौन करता है? इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर करता है। नहीं तो आप बात कर रहे हैं और उधर से कोई और भी बात कर रहा है, ठीक है, वो किसी और को गाली दे रहा है, इधर आप बात कर रहे हैं, मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, उसकी गाली भी आके अंदर घुस गई आपके, अब लो हो गया कांड, ठीक है। तो इससे कौन रोकता है? इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का काम है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर को सैल्यूट करना चाहिए भाई, बहुत काम करते हैं आपके लिए रियल लाइफ में। अब इलेक्ट्रिकल के बारे में तो सर भी आपको बताएंगे। इलेक्ट्रिकल का जो काम होता है मेनली इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में बहुत बड़ा रोल है इन लोगों का। जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जैसे कोयले से होती है, वाटर से होती है, ठीक है, उसके अलावा और किसी चीज से भी होती है, न्यूक्लियर पावर प्लांट से भी होती है। तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करना, उसका ट्रांसमिशन करना ताकि आपके पास वो आए, ये सब किसका काम है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का काम है। जो आपकी गवर्नमेंट जॉब लगती है एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, कहां लगती है? पावर हाउसेज में लगती है, ट्रांसमिशन में लगती है, जनरेशन में लगती है, जहां जनरेट किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी, दोनों जगह लगती है मेनली, ठीक है। अभी नया नया चीज भी आ रहा है, जैसे आपके लिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ रहा है, तो आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाने वाली कंपनियों में जॉब करोगे। बहुत सारे स्टार्टअप बहुत दिन से इलेक्ट्रिकल व्हीकल में काम कर रहा है, तो वहां पे जॉब आपकी लगेगी। तो ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का काम है, हाई पावर के साथ डील करना, एकदम हाई वोल्ट का झटका लगाने वाले पावर के साथ डील करना। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर लो पावर के साथ डील करते हैं। हमारे लैपटॉप को कितना वोल्ट चाहिए, हमारे मोबाइल को चार्जिंग के लिए कितना वोल्ट चाहिए, आप लोगों को पता है, बहुत मिनिमम करंट चाहिए। लेकिन एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को बहुत ज्यादा एम्पियर का करंट चाहिए, तो उसमें वो डील करते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का कंप्लीटली जो काम होता है दैट इज रिलेटेड दैट, एंड ऑल्सो मैग्नेट।
इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में भी वो डील करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो आप लोग पढ़ते हैं क्योंकि उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व है। ठीक है, ये तो सर बहुत अच्छी बात हो गई, हमने काफी डिटेल में बताया। बहुत ज्यादा बट यार आप डिटेल लोगों में चले गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चों आप लोगों को ये तो हमने इन्फॉर्मेशन दे दिया इनसाइड स्टोरी की एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर क्या करता है, पर हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि ये सारे काम एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सर ज्यादातर कितना, मतलब कोडिंग में मैं अलग रख रहा हूँ, ज्यादातर ये जो काम होता है वो इनिशियल स्टेज में बहुत ज्यादा करता है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, मैकेनिकल हो या सिविल हो। ईसी और सीएससी को मैं अलग रख रहा हूँ। उसके बाद इट्स लाइक यू आर मैनेजर, तुम एक मैनेजर हो जाते हो, तुम्हें पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, आपके निगोशिएशन स्किल्स कैसे हैं, आप अपनी टीम को कैसे बना के चल रहे हो, आप बस अपने उसके बाद अपने जूनियर्स को डायरेक्शन देते हो, डील्स करते हो अपने कंपनी के लिए, दूसरे कंपनी के साथ टाई अप्स करते हो। अल्टीमेटली दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका एक मैनेजरियल स्किल आना चाहिए आपको। एंड आप किसी से भी पूछोगे कि अल्टीमेटली स्टार्टिंग के फेज में उनको टेक्निकल स्टफ ज्यादा करने को मिलता था, बाद में इट इज मोर ऑफ ये सारे टारगेट्स कंपनी, क्योंकि यार प्राइवेट कंपनी गवर्नमेंट कंपनी अल्टीमेटली सबको क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, राइट। कोई भी काम कर रहे हैं प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट के लिए थोड़ा सा बिजनेस माइंडसेट होना चाहिए एज एन इंजीनियर भी। और आप जाके देखोगे कि बाद में आप बड़े लेवल पे एज अ सिविल इंजीनियर जब बन जाते हो, मेरा दोस्त खुद एक एनएचआई में सिविल इंजीनियर है, एंड ज्यादातर उसकी काम निकलता है फाइलें पलटने में, और वो टेक्निकल स्टफ ज्यादा नहीं देखता, वो अभी बस ये देखता है कि यार कैसे कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट आया, उसने कितना बिलिंग फाइल किया, उसको कितना चार्जेस देना है, पेमेंट कैसे करना है, ये सारी चीजें भी काफी मैटर कर जाएंगी एज एन इंजीनियर आपको जानना। तो डेफिनेटली आपका दिमाग खुला रहना चाहिए, यू शुड बी ओपन टू एवरीथिंग। और वर्क कैन वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वर्क कैन डेफिनेटली वेरी, कुछ कंपनीज में कुछ तरह के काम रहेंगे, कुछ कंपनीज में दूसरे तरह के काम रहेंगे। तो आपको ये चीजें समझ में जरूर आनी चाहिए कि एज अ इंजीनियर यू शुड बी एबल टू डू एवरीथिंग। इंजीनियर का नाम ही इसीलिए इंजीनियर कहलाते हैं कि वो कंपनी में कुछ भी काम है वो कर देना चाहिए उसको, और वो कर सकता है, कैलिबर है उसमें, और अल्टीमेटली वो डिक्टेट कर सकता है कि यार मेरे को ये भी आता है, ये भी आता है, मुझसे ये भी हो सकता है। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। एंड इंजीनियर्स को हायर भी कंपनीज इसीलिए करती हैं कि उनको पता है ये बंदे के पास मल्टी डायमेंशनल स्किल्स है। जैसे मेरे पास जो कंपनी आई थी प्लेसमेंट के लिए, केसी इंटरनेशनल, उसने मेरे से टेक्निकल 3-4 सवाल किए होंगे, बट मेरा माइंडसेट समझने की उन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश की, क्योंकि वो जो जॉब था बेसिकली एज अ मैनेजर जॉब था, इंजीनियरिंग लीडरशिप क्या, जैसे आपका जो, हाँ, इंजीनियरिंग लीडरशिप इंजीनियर ELE, वो आपको ये पर्टिकुलर पोजीशन दिया गया था कंपनी में। एंड ऑब्वियसली वो बताया था कि हाँ आपको ये तो आपके सामने बहुत सारे जूनियर इंजीनियर्स हैं जो काम कर रहे हैं, जो क्योंकि केसी इंटरनेशनल वाज अ ट्रांसमिशन कंपनी, कंस्ट्रक्शन में भी था बट मेजरली वो ट्रांसमिशन देखता था। तो एज एन इंजीनियर, अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थोड़ी ना चढ़ के तार जोड़ेगा इधर से उधर, सिविल इंजीनियर थोड़ी ना मतलब ईटा चूना पत्थर करेगा वहां बैठ के, वो तो नहीं करेगा। ही विल बी गाइडिंग देम कि हाँ भाई ये सही से लग गया कि नहीं लग गया, अच्छा ये चीज चेक करना है उसको कि हाँ भाई एवरीथिंग इज फिटेड प्रॉपरली, आप काम एफिशिएंटली करवा पा रहे हो कि नहीं, ये भी मैटर करता है ना। कि आपके टीम में 10 मेंबर है, कोई 4-5 है जो एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, 5 की वजह से आपका काम रुक रहा है, डिले हो रहा है, कंपनी को लॉस हो रहा है, तो वो सारी चीजें एज ए लीडर यू विल बी हैंडलिंग। तो एज ए इंजीनियर फ्रॉम टॉप कॉलेज अगर आप अच्छा प्लेसमेंट उठा रहे हो तो कंपनी आपसे एक्सपेक्ट करेगी कि आप इस तरह का आउटपुट भी दो। तो आपको इसमें भी आगे रहना है, और हर चीज में आपको आगे रहना है, तभी जाके आप एक सक्सेसफुल इंजीनियर बन पाओगे डेफिनेटली। तो सर आज हमने काफी डिटेल में डिस्कशन करा काफी चीजों के बारे में बच्चों से, एंड तो आई गेस अब हम लोग सेशन को रोक सकते हैं यहाँ पे। डेफिनेटली सर, अब खत्म करते हैं हम सेशन को, बाकी तो हम लोग तो बताते ही रह जाएंगे। बिल्कुल, किसी कल भी हम लोग टॉपिक आ के रहे हैं बारे बेटा में आपके पूछा जाएगा। सामने एक धमाकेदार सेशन लेके कि कॉलेज में घुसते टाइम आपको क्या क्या चीजें लेके जानी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या बुक्स कैरी करने हैं, क्या चीजें कैरी करनी है, A to Z हम लोग आएंगे आपके सामने लेकर एक धमाकेदार सेशन। कॉलेज में जाने से पहले हमें क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए,
एंड माइंडसेट किस तरह का रहना चाहिए। वी विल कम टुमारो वंस अगेन, ठीक है गाइस। तब तक के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा, सुपर जेई एंड एज वेल एज माय ओन पर्सनल टेलीग्राम चैनल, एंड विजेंद्र सर का टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मौजूद है। साथ ही साथ गाइस पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, इन सारी चीजों के लिए आप लोग ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी आइकॉनिक। साथ ही साथ प्लस लोगे तो आपको लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस तो मिलेगा ही डेफिनेटली। डेफिनेटली सर, प्लस जरूर ज्वाइन करना चाहिए बच्चों को, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ज्वाइन करके बहुत अच्छा कर रहे हैं। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी प्लस के प्राइस की बात करें तो बाय यूजिंग द एजे लाइव और विजेंद्रा कोड 3 महीने का 17,000 आपका लगता है, 6 महीने का 27,000, 12 महीने का 38,000, 24 महीने का 55,000, 30 महीने का 59,000। और आइकोनी की बात करोगे 6 महीने का 34,000, 12 महीने का 58,000, 18 महीने का 72,000, 24 महीने का 90,000 आपका लगता है। सो यू कैन यूज द कोड विजेंद्रा और एजे लाइव टू ज्वाइन अनअकैडमी प्लस और आइकोनिक। बिल्कुल, आप कोड लगाइए बेटा, एजे लाइव या फिर विजेंद्र। हमारे ऑलरेडी बैचेस चल रहे हैं गाइस, है ना, हमारे ऑलरेडी बैचेस चल रहे हैं ऑन दिस प्लेटफॉर्म, और सुपर ड्रॉपर टू टॉपर बैच चल रहा है ना। उसकी क्लासेस अभी मैथ्स की जस्ट स्टार्ट होने वाली है सर। फिर केमिस्ट्री में क्या है सर अभी? वही मैं इस महीने में स्टार्ट ही करने वाला हूँ, कल परसों से। बिल्कुल बिल्कुल। और बच्चों और भी अमेजिंग बैचेस हैं जो ऑलरेडी आपके सामने आ चुके हैं, जो हमने ऑलरेडी आपको बताया। तो गाइज आप लोग फटाफट आइए यूजिंग द कोड विजेंद्र या फिर एजे लाइव। बस बाउंटी गाइज, कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट आपको दिखता है तो डेफिनेटली आप लोग इस चीज को नोटिफाई करके यू कैन विन सम एक्सक्लूसिव प्राइजेस। तो डेफिनेटली आप लोग आए और नोटिफाई करें जो भी चीज आपको गलत लग रही है, यू विल विन सम एक्साइटिंग प्राइजेस। चलिए गाइज, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस अमेजिंग सेशन। आई होप यू गाइज एंजॉयड इट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस अमेजिंग चैनल, एंड अनअकैडमी पे सब्सक्राइब करने के लिए करिए यूज कोड एजे लाइव या फिर विजेंद्र। धन्यवाद गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।